हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमात्मा का बड़ा सहयोग है, बड़ा सहाय है, अनुकंपा है, कृपा है, दया है, जिनके कारण से हम सभी लोग इस कक्षा में जुड़ पाते हैं। हम स्वाध्याय के लिए प्रेरित हो पाते हैं, साधना के पथ पर आगे बढ़ पाते हैं, जीवन की व्यावहारिक शुद्धियों को ध्यान में रखकर निरंतर उन्नति की ओर बढ़ते हैं। तो प्रभु जिन जिन भी रूपों में और जिस जिस भी प्रकार से हमारे सहायक हैं, प्रभु का वैसे वैसे ही हमको स्वीकार करके हमको उनके प्रति खूब सारी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो वैसी कृतज्ञता, वैसा एहसान या वैसी जो उनकी हमारे ऊपर कृपा है, उसको मान करके हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग एक अनुकूल और व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे और यह देख लेंगे कि जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी, हम उन वृत्तियों से बचेंगे, हम उन व्यवहारों से बचेंगे जो हमको कक्षा के विषय से अलग ले जाते हैं, और अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा कंसंट्रेशन, एकाग्रता, अपनी सभी वृत्तियां, सारा व्यवहार कक्षा के विषय से जोड़कर देखेंगे तो हमें यह विषय अच्छे से स्पष्ट होगा। साथ ही प्रभु से कामना करेंगे कि हे प्रभु, आप इन सिद्धांतों को समझने में हमारी सहायता कीजिए। हम इनको पढ़कर समझकर अपने व्यावहारिक जीवन का भी हिस्सा बना पावे, ऐसी कृपा हम सब पर कीजिए। तो ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सभी लोग मिलकर परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवे। तो आप सभी का एक बार फिर से कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग मिलकर आर्योदेश रत्नमाला पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे थे, और स्वाध्याय की जो परंपरा चल रही थी, श्रृंखला चल रही थी, उसमें हमने 81 सिद्धांतों तक देख लिया था। 81, जिसको अंग्रेजी में 81 बोला जाता है। और अंतिम सिद्धांत जो हमने शुक्रवार की कक्षा तक देखा था वो था आप्त। आप्त किसे कहते हैं? शनिवार में हिंदी दिवस था, रविवार को अवकाश था, और आज सोमवार में हमारी अगली कक्षा हो रही है। तो एक अगले नए सिद्धांत के साथ और बड़े रोचक सिद्धांत के साथ आज हम सभी लोग यहाँ कक्षा में उपस्थित हुए हैं। एक ऐसा बड़ा गहरा सिद्धांत है जिसका जीवन में, व्यवहार में बड़ा उपयोग है। शास्त्रीय दृष्टि से समझ कई बार बड़ी कठिनाई होती है। हमको लगता है कि कैसे समझें इनको, परीक्षा क्या होती है कैसे समझें, प्रमाणों को कैसे जाना जाए, उनका जीवन में कैसे उपयोग लिया जाए। ये बड़ी समस्या होती है कई बार, क्योंकि जहां से ये आज के सिद्धांत हम पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, और हो सकता है 2-3 दिन तक यही बातें चलेंगी हमारी। कई सारे सिद्धांत हैं। तो जिन शास्त्रों से ये सिद्धांत हैं, उन शास्त्रों सिद्धांतों तक पहुंचने के लिए एक बड़ी रूपरेखा बनानी पड़ती है। बहुत कुछ पहले पढ़ना होता है, तब वहां तक पहुंचा जाता है। जैसे हम अभी 1 अक्टूबर से योग दर्शन पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहां भी ये सिद्धांत एक बार फिर से आएंगे। तो कोई ये मत समझिएगा कि मैं किसी चीज को जल्दी कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ। एक बार फिर से इनको वहां विस्तार से हम देखने वाले हैं, और वहां तो व्यास भाष्य के साथ देखेंगे, संस्कृत में समझेंगे, बड़ी सरल भाषा में, जीवन में कैसे लाभ लें, उपयोग लें। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आज भी हम इनको अच्छे से, ठीक ठाक तरीके से समझें। तो 82वां सिद्धांत एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इस पर बातचीत करते हैं। क्या है? जो प्रत्यक्ष आदि, अच्छा 82वां सिद्धांत है जिसका नाम है परीक्षा। परीक्षा क्या लिखा है? जो प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण, वेद विद्या, आत्मा की शुद्धि
और सृष्टि क्रम से अनुकूल विचार के सत्यासत्य को ठीक ठीक निश्चय करना है, उसको परीक्षा कहते हैं। परीक्षा किसे कहते हैं? तो आइए पहले हम सामान्य रूप से उस व्यवहार को लेकर बात करते हैं जब हम परीक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं। परीक्षा की जब भी बात आती है तो जैसे हम बचपन में पढ़ते थे तो हमको परीक्षा ऐसे लिखना सिखाया गया, ऐसे, क्षमा कीजिए, ऐसे तो होता ही है, तो मतलब ऐसे लिखना सिखाया गया। ये हम बहुत दिनों तक परीक्षा ऐसे लिखते रहे और बोलते भी ऐसे रहे, परीक्षा परीक्षा परीक्षा। ये शब्द गलत है, परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है। यानी रेफ पर दीर्घ ईकार, बड़ी ई की मात्रा, र पर, ये वाला शब्द ठीक है एकदम, परीक्षा। परीक्षा शब्द कहाँ प्रयोग में आता है? तो जब हम स्कूल में पढ़ते हैं या स्कूल के अलावा कहीं कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो तैयारी जिस उद्देश्य से की जाती है उसकी जहाँ परिणति जाके होनी है उसका नाम परीक्षा है। अब इसको और सामान्य भाषा में समझते हैं। हम किसी विद्यालय में पढ़ने गए, हमारा एडमिशन हुआ, पढ़ते पढ़ते हमको 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। अब वहाँ के जो अध्यापक हैं वो ये देखना चाहते हैं कि हमने जितनी पढ़ाई की वो ढंग से की या नहीं की। कहीं जब हम पढ़ा रहे थे आपको तब आपका ध्यान कहीं और तो नहीं था। तो जितना आपने पिछले 1 या 2 महीने में पढ़ा है तो अब आपकी हम परीक्षा ले लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में टेस्ट कहा जाता है ना? वहां पर परीक्षाएं होती रही, हर दूसरे महीने, तीसरे महीने परीक्षा होती है, छठे महीने में परीक्षा होती है, छोटे छोटे टेस्ट होते रहते हैं कि आज आपका मौखिक ले लेंगे, ओरल टेस्ट होगा, और आज आपका रिटन टेस्ट ले लेते हैं। ऐसा करके पहले से वो नियम बना दिए जाते हैं, एक डेट शीट रिलीज कर दी जाती है और उसके आधार पर फिर हमारी क्या होती है? परीक्षा होती है। और सबसे अंत में एक एनुअल एग्जाम होता है, यानी वार्षिक परीक्षा। वो किस आधार पे होती है? कि पूरे साल भर जितना पढ़ा, जितनी परीक्षाएं दी, अब उन सबको जांचने का एक समय आ गया है कि आपने पिछले 1 वर्ष में कितना पढ़ा, ठीक ठीक पढ़ा है, नहीं पढ़ा। तो फिर अंत में देखा जाता है। और परीक्षा के बाद फिर क्या आता है? परीक्षा फल आता है, परिणाम, रिजल्ट। वो क्यों आता है? उससे क्या पता चलता है जी? उससे यही पता चलता है कि आप पूरे साल भर में कितना पढ़े। सीधी सी बात है। ये बात सब लोग जानते हैं, व्यावहारिक रूप से ये सब चीजें चलती रहती हैं। हम सब लोग किसी न किसी परीक्षा से गुजर के आए हैं, हमने कुछ ना कुछ परीक्षाएं बचपन से लेके अब तक दी होंगी। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो उनके जीवन में उतनी परीक्षाएं नहीं होती, लेकिन किसी अन्य सेंस में, किसी अन्य प्रकार से परीक्षा उनकी भी हो जाती है। जैसे युवा हो गए हैं, विवाह के योग्य एक आयु है, अब लड़की के लिए किसी लड़के का चयन करना है, लड़के वाले देखने आए हैं, लड़की सामने बैठी हुई है, शर्मा रही है, लेकिन परीक्षा तो होगी आपकी। परीक्षा किस आधार पे होती है? तो पहले तो ये देखा जाता है कि बोलना जानती है कि नहीं जानती, इस बात की परीक्षा की जाती है। तो ऐसे पूछा जाता है सामान्य एक परिचय कि नाम क्या है आपका? तो नाम बताया, इससे एक परीक्षा हो गई कि हाँ बोलती है। फिर आगे क्या करती हो? थोड़ा और परीक्षा दी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है कि भाई देखें तो सही क्वालिफिकेशन क्या है, बातचीत करने की शैली, बोलने का तरीका। कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल हमको दिखाने के लिए ही बोल रही हो। थोड़ी देर की बातचीत में वो सब समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में कैरेक्टर क्या है या वास्तव में इसकी चारित्रिक विशेषताएं कैसी हैं। फिर और प्रश्न और प्रश्न, और सबसे अंत में जो पहले प्राचीन काल में बहुत देखा जाता था, आजकल गांव में भी वो चलन है, अच्छा एक बार चला के तो देखो, एक बार चल के जाओ उधर तक। ऐसा कर दे ना, एक बार थोड़ा उधर चल के जाओ तो पता चले कि भाई पैर में तो कोई समस्या नहीं, कोई लंगड़ी हो या इस प्रकार से कुछ और बाधा हो शरीर में। तो इस प्रकार की भी एक परीक्षा होती है। कुल मिला के इस प्रकार की परीक्षा करने के पीछे का प्रयोजन क्या है? ये देखना कि भाई सामने वाले जिस व्यक्ति को हम अपने घर में ला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है। कुल मिलाकर परीक्षा करने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? सही और गलत की पहचान करना। वहां भी टीचर यही पहचान कर रहा था, भाई बच्चा ठीक से सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा, या उसने पूरा साल खराब कर दिया। ये होता है परीक्षा करने का उद्देश्य। भले कोई अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, किसी न किसी डिग्री पे, किसी न किसी एंगल पे, किसी न किसी सिचुएशन में परीक्षाएं होती रहती हैं।
तो आज हम उस परीक्षा को देखेंगे जो शास्त्रीय आधार पर हर जगह अप्लाई होती है, कहीं भी लगा लें। हम जीवन में किसी भी मोड़ पर हों, कहीं भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, जीवन के किसी भी पहलू को जी रहे हों, वहां परीक्षा किस प्रकार से काम आती है और परीक्षा होती क्या है, इसको समझेंगे। तो आइए एक बार परिभाषा पे फिर से लौटते हैं और ऋषि की भाषा में समझते हैं वो क्या कह रहे हैं। पहला लक्षण बताया परीक्षा का। तनिक रुकिए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। हाँ जी, अब स्पष्ट दिख रहा होगा आपको बढ़िया से। तो पहला क्या बताया, जो प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाणों से अब देखिए, प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाणों से विचार के सत्यासत्य को ठीक ठीक निश्चय करना है। अभी केवल इतना ले लेंगे जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाणों से जांचा जाता है, तब परीक्षा होती है। अब ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को हम जीवन में तो अप्लाई करते नहीं है, होगा कि करते हैं कि नहीं, लेकिन करते हैं। हम देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, आगे धीरे धीरे पता चलता चला जाएगा। मैं बार बार परीक्षा शब्द को बोलता रहूंगा अगले 2-3 दिनों तक। तो अभी इसको यहीं रोकेंगे कि 8 प्रमाण होते क्या हैं, अगले दिन हम समझने जा रहे हैं। आज से शुरू कर देंगे, पहला प्रमाण, दूसरा प्रमाण, ऐसे करके समझेंगे। तो इसको तो यहीं रोकते हैं, आगे देखेंगे वेद विद्या। जब हमको सत्य और असत्य का निश्चय करना होता है, ठीक ठीक जानना होता है कि कौन चीज सही है और कौन चीज गलत है, तो उसके लिए एक और लक्षण है, एक और आधार बनाया जाता है, वो है वेद विद्या। वेद क्या है जी? तो वेद वो है जो परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया है, हमारे लिए उपदेश किया है, वो वेद है। उसके आधार पे बहुत प्रकार के सत्य और असत्य का निश्चय किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो कुछ उदाहरणों से बात करते हैं। तो पहले परमात्मा को ही ले लेते हैं। परमात्मा कैसा है, ये कहाँ से पता चलेगा? कहाँ से पता चला हमारे पूर्वजों को? वेद से पता चला। वेद ने बताया कि परमात्मा ऐसा है। कितने ही सारे मंत्रों में परमात्मा के स्वरूप को यथावत बताया गया कि ऐसा ऐसा है। अकायम, अवर्णम, स्नाविरम, शुद्धम, अपाप विद्धम। इतने सारे मंत्रों में हमने पिछले दिनों खूब बातें की। हमने कैसे पता किया कि परमात्मा कैसा है? तो उसका एक आधार है कि वेद से पता चल जाएगा हमको। कहाँ से पता किया? वेद हमें बहुत सारी बातें बताता है, सही बातें भी बताता है और ये भी बताता है कि ये बातें झूठी है, इनसे बचना चाहिए, ये गलत काम है और ये वाले सही काम है। हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब बताता है। आगे देखिए, आत्मा की शुद्धि। जिन लोगों का आत्मा शुद्ध होता है, वो सत्य और असत्य का निर्णय बड़ी जल्दी कर लेते हैं। सच को सच समझ लेते हैं और झूठ को झूठ समझ लेते हैं, और सत्य को सत्य समझ के जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और असत्य को असत्य समझ करके जल्दी छोड़ देते हैं। अब किसी के मन में प्रश्न उठेगा कि आत्मा तो शुद्ध ही होता है, लेकिन यहाँ क्यों लिखा आत्मा की शुद्धि? आत्मा मूलतः तो स्वभावतः तो शुद्ध ही होता है, आत्मा के भीतर कोई दोष नहीं होता। लेकिन जब जीवात्मा कर्म करता है, विचार करता है, व्यवहार करता है, इस संसार में प्रकृति के साथ जुड़ता है, बहुत सारी चीजों से जुड़ता है, तो उसके ऊपर एक आवरण आ जाता है, अविद्या का आवरण, और भी प्रकार के कुसंस्कारों का आवरण, है ना, जिसके कारण उसको अशुद्ध माना जाता है। और जब वो आवरण उसके ऊपर चढ़ता है, एक पर्दा जैसा होता है अज्ञानता का, अविद्या का, तो वो सही को सही नहीं देख पाता। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं रात्रि में बाहर से कहीं से आया, अपने कमरे में प्रवेश किया, तो यहाँ पर कोई रस्सी पड़ी हुई थी। उस रस्सी के ऊपर अचानक से मेरा पैर उछल गया बहुत जोर से, और उछल करके मैं एकदम बाहर भाग गया। मैंने कहा कमरे में तो सांप है। क्यों? क्योंकि अंधेरा हो रहा था कमरे में। मैं दूसरे गेट से आया, मैंने आके लाइट जलाई, लाइट जला के देखा तो अरे ये तो रस्सी पड़ी थी, ये सांप थोड़ी है ना। इस समय यहाँ अंधकार था, जिसके कारण मुझे बोध नहीं हो पाया। तो ऐसा ही अंधकार हमारे आत्मा में है, ऐसा एक आवरण हमारे आत्मा में चढ़ा हुआ होता है, जिसके कारण हम सत्य को सत्य नहीं देख पाते। तो वो आवरण किस चीज का होता है? एक तो बताया अविद्या का, और किसका? लोभ का, लालच का, ईर्ष्या का, द्वेष का, क्रोध का। इस प्रकार के बहुत सारे आवरण हैं, और इन आवरणों के होने से व्यक्ति सत्य को सत्य नहीं देख पाता।
किसी व्यक्ति से हम कहने लगे कि ईश्वर को जिस रूप में आप देख रहे हैं ना, ईश्वर वैसा होता नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। लेकिन वो जानना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि एक तो हठी है, दुराग्रही है, लोभी है। क्योंकि जिस माध्यम से वो ईश्वर को मानता है ना, वहां से उसे कुछ इनकम होती है, वहां से कुछ ना कुछ उसका आजीविका चलती है। क्यों छोड़े वो उस बात को? इसलिए झूठ को पकड़े बैठा है, सत्य को जानना नहीं चाहता, परीक्षा नहीं करता उस चीज की। लेकिन जो व्यक्ति जिसका आत्मा शुद्ध होता है वो ठीक परीक्षा कर लेता है। जिसका आत्मा शुद्ध है, राग से रहित है, द्वेष से रहित है, क्रोध से, लोभ से, हठ से, दुराग्रह से, इतनी सारी गलत गलत चीजों से जिसका आत्मा रहित होता है, वो बड़ी जल्दी सत्य को समझ लेता है। जैसे कई बार ये कहा जाता है, भाई आप बड़ी जल्दी चीजों को पकड़ लेते हैं, आप बड़ी जल्दी से पढ़ लेते हैं, आपको बड़ी जल्दी समझ में आता है, हमको तो नहीं आता उतनी जल्दी समझ में। कारण वही है कि आत्मा में शुद्धि नहीं है, आलस्य है, प्रमाद है, कहीं राग में पड़े हुए हैं, कहीं सांसारिकता में, भौतिकवाद में उलझे हुए हैं। ये सब दोष हैं आत्मा में, ये सब आत्मा में अशुद्धियां हैं। इनको दूर करना होता है, तब जाके परीक्षा अच्छे से हो पाती है सत्य की और असत्य की। एक व्यक्ति पूरा जीवन भर खूब काम करता है, खूब व्यवहार करता है, लेकिन सत्य को जान ही नहीं पाता। आत्मा कैसा है यही पता नहीं चलता, मन कैसा होता है, मन के स्वरूप को कभी नहीं जान पाता। मन कैसे व्यवहार करता है, बुद्धि कैसे व्यवहार करती है, हमारे भीतर अहंकार कैसे काम करता है, अहंकारिक तत्व होता है मन के जैसा ही, वो कैसे काम करता है, पूरा जीवन निकल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आत्मा शुद्ध नहीं है, आत्मा में अशुद्धियां हैं। आत्मा, उसको खुद के बारे में नहीं पता होता कि मेरे खुद के गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, मेरा खुद का स्वरूप कैसा है। ये परीक्षा कर ही नहीं पाता। बाकी परीक्षाएं खूब दी हैं उसने, बहुत बड़े बड़े एग्जाम दिए हैं, बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में उसने क्लियर किया है, क्वालिफाई किए हैं। लेकिन ये जो जीवन की परीक्षा होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ आके परीक्षा करता ही नहीं है। और परीक्षा कैसे होती है? तो पहले तो 8 प्रमाण बताए, जिनको हम देखेंगे आगे, अभी समझेंगे। 8 प्रमाणों से भी परीक्षा होती है और वेद विद्या से परीक्षा होती है। तीसरा क्या बताया? आत्मा की शुद्धि। तो मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जीवन में किसी भी चीज को जब सही सही जानना चाहते हैं, गलत को गलत और सही को सही देखना चाहते हैं, सबसे पहला काम हमको करना चाहिए, आत्मा को शुद्ध करें। भीतर राग है तो राग को समझें, राग से हटें। भीतर द्वेष है किसी के प्रति, किसी भी व्यक्ति के, किसी प्राणी के प्रति, हटाएं उस द्वेष को। जैसे मान लीजिए एक मांसाहारी व्यक्ति है, यानी एक कसाई व्यक्ति है, मान लीजिए, जो पशुओं को काटता है, उसका आत्मा बहुत मलिन होता है, बहुत अशुद्ध होता है, बहुत दुर्गंध युक्त। अब वो व्यक्ति को हम चाहें कि हम उसे ईश्वर समझा दें कि ईश्वर कैसा होता है, आत्मा कैसा होता है, हम उसको प्रकृति समझाना चाहें, मन बुद्धि चित्त अहंकार के बारे में बताना चाहें, मुक्ति के बारे में बताना चाहें, शास्त्र के बारे में बताना चाहें, नहीं समझेगा। वो सत्य और असत्य का निर्णय कर ही नहीं पाएगा। क्यों? भीतर मलिनता भरी हुई है भयंकर आत्मा में, आत्मा शुद्ध है ही नहीं। अब हम सबको अपना अपना जांचना चाहिए। दूसरों को उपदेश देने से पहले एक बार अपनी आत्मा का अवलोकन करें कि आज तक हमने कितना सत्य और असत्य को जाना, या जान करके भी हम फिर भी डूबे रहे, लिप्त रहे, तो हमने क्या परीक्षा की अपने जीवन में। भाई जब तक परीक्षा नहीं करेंगे, जब तक बच्चे की स्कूल में परीक्षा नहीं ली जाएगी, तब तक कैसे पता चलेगा कि उसने पिछले 1 साल में पढ़ाई क्या की है? कैसे पता चलेगा? जब तक परीक्षा नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कल को हमारे घर में जो बहू आएगी वो कैसी है, किस स्वभाव वाली है, उसके गुण कर्म, उसका चरित्र कैसा है, ये कैसे पता चलेगा? या लड़की छोड़िए, लड़का भी है तो परीक्षा तो लड़के की भी होती है। तो वैसे ही जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, जीवन के बहुत बड़े लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, तो परीक्षा तो हमें करनी होती है। कि पिछले 2-3 सालों से, पिछले 10 सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, गति हो ही नहीं पा रही है, आज भी हम वहीं के वहीं लटके पड़े हैं, कोई विशेष उन्नति नहीं हुई है जीवन में। तो परीक्षा में कहाँ कमी रह गई हमारी? हमने कितनी परीक्षा अपनी की? हमने कितना ये जान लिया कि हाँ, हमने इतनी इतनी चीजों को ठीक ठीक जान लिया है, ये वाला सत्य है, ये वाला असत्य है, ये चीजें सत्य सत्य मैंने धारण कर ली हैं, और ये झूठी झूठी बातें मैं छोड़ता आया हूँ, इतने दिन से छोड़ रहा हूँ मैं, अब भी छोड़ी है। ये परीक्षा तो हमें हर दिन करनी होती है। ऐसा थोड़ी है कि परीक्षा, ये वाली परीक्षा उस स्कूल वाली परीक्षा के जैसी होती है। स्कूल वाली परीक्षा तो महीने में, 2 महीने में,
6 महीने में, 1 साल में होती है, या कंपटीशन वाली हर 2-3 साल में होती हैं। लेकिन ये वाली जो परीक्षा जिसकी बात यहाँ चल रही है, जीवन की परीक्षा, अपने हर व्यवहार की परीक्षा, अंदर की परीक्षा, साधना की परीक्षा, स्वाध्याय की परीक्षा, ये तो हर दिन का मामला है। और हर दिन का छोड़िए, हर मिनट का मामला है, हर सेकंड का मामला है, हर समय परीक्षा करनी होती है चीजों की। तो उसके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात तो वेद वाली बता दी थी। वेद के अनुकूल देख लें कि वेद के विरुद्ध तो कोई हमारा व्यवहार काम नहीं चल रहा है। परीक्षा करते रहे, टटोलते रहे अपने आप को, टेस्ट लेते रहे अपने आप नहीं ले पा रहे हैं, गुरुओं के पास जाएं, उनसे जाके कह दें कि साहब ये देखना, ये गलत चल रहा है कि सही है, वेदानुकूल है कि वेद के विरुद्ध है। फिर वैसे ही अपनी आत्मा की शुद्धता देख लें, आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है, तब परीक्षा कर लें। अब अगला देखेंगे, अगला है सृष्टि क्रम से अनुकूल विचार के। सृष्टि क्रम के अनुकूल का भी ध्यान रखें हम कि कौन सी चीज सृष्टि क्रम के अनुकूल है और कौन सी प्रतिकूल है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, एकदम सामान्य उदाहरण लेते हैं हम। मान लीजिए जैसे मैं किसान हूं और मैंने खेत में बीज बोया, गेहूं का बीज बोया, और गेहूं का बीज बो करके मैंने सोचा, थोड़े से बीज बोए थे, बस 1 मुट्ठी बीज, और मैंने सोचा कि इसमें सरसों हो जाए। मैंने बोया तो गेहूं है और मैं सोचूं कि सरसों निकल के आ जाए, किसी भी भांति से गेहूं के पौधे पर सरसों लग जाए। ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे होता ही नहीं। सृष्टि क्रम थोड़ी है ये। सृष्टि क्रम का मतलब होता है सृष्टि नियम। क्रम का मतलब यहाँ नियम से है कि जैसे जैसे सृष्टि के नियम हैं, जिस आधार पर पूरी सृष्टि चलती है, उसके विरुद्ध कुछ ना करना, उसके विरुद्ध कोई भी विचार न करना, हमको उसके अनुकूल ही परीक्षा करना, उसके अनुकूल ही चीजों को देखना, ये होता है सृष्टि क्रम। आम का पेड़ लगाया है तो आम ही तो लगेंगे, उस पर हम कल्पना करने लगेंगे उस पर सेब आ जाए किसी भी प्रकार से, नहीं आ सकते। ये झूठी बात हो गई, झूठी परीक्षा हो गई, खराब परिणाम आएगा। हाँ, ये तो हो सकता है कि आम के पेड़ पे अलग से कोई फल लेके बैठ के खाया जाए, लेकिन आम के पेड़ पर से हम चाहे कि सेब तोड़ के खा ले आम पर से ही, ये नहीं हो सकता। ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध बात है। अब कोई सोचेगा ये तो बड़ी हल्की सी बात बता रहे हैं आप, ये तो बड़ी सामान्य सी है, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे कुछ ऐसे पूर्वज रहे जिन्होंने चीजों को बहुत बिगाड़ा है और सृष्टि क्रम के विरुद्ध बातें की हैं। मैंने पीछे कक्षाओं में बहुत सारी बातें बताई भी हैं, पुराणों की कथाएं बताई जिनमें बड़ी झूठी बातें, सृष्टि क्रम के एकदम विरुद्ध बातें। किसी का जन्म गोबर से हो रहा है, किसी का जन्म मछली के पेट से हो रहा है, किसी का नाभि से जन्म हो रहा है, किसी का शरीर के मैल से जन्म हो रहा है। हाँ, ये बताइए सृष्टि क्रम के अनुकूल बातें हैं, विरुद्ध बातें हैं? किसी का जन्म ऐसे ही हो गया, कह दिया कि तथास्तु आपको पुत्र हो जाए, सामने पुत्र खड़ा है जी। ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध बातें हैं। जब तक माता पिता का संयोग ना हो, जब तक वो सारे कारण उपस्थित ना हो जिनसे एक संतान उत्पन्न होती है, तब तक कैसे कोई मनुष्य उत्पन्न हो जाएगा? एक तो तरीका है, वो कब है, बिना माता पिता के संतान कब होती है? जब सृष्टि का आरंभ होता है तब बिना माता पिता के ही संतान होती है भूमि से, युवा रूप में। क्यों? तब आवश्यकता होती है। लेकिन मजेदार बात वो ये है कि वो भी सृष्टि क्रम ही है, वो भी सृष्टि क्रम के अनुकूल ही है, वो भी सृष्टि का नियम ही है, क्योंकि सृष्टि चलानी है, माता पिता तो होते ही नहीं, तो कोई तो रास्ता निकले परमात्मा की ओर से, तो परमात्मा रास्ता निकालता है। अब जब माता पिता नहीं है तो फिर कैसे हो उत्पन्न मनुष्य? तो भूमि से उत्पन्न होता है और युवावस्था में ही होता है सीधे। किसी को सवाल हो सकता है, यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? बस बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, क्योंकि मैं इन्हीं सब चीजों में रहता हूँ ज्यादातर। मैं ऐसे कितने ही प्राणियों को जानता हूँ जो सीधा भूमि से निकलते हैं युवावस्था में। ये जो बरसात के सीजन चल रहा है ना, इसमें ऐसे कितने ही प्राणी हैं जो आज तक कभी भूमि से बालक रूप में बाहर नहीं आए, सीधा युवा रूप में बाहर आए हैं। मैं ऐसे कितने ही प्राणियों को जानता हूँ। और मजेदार बात बताएं, एक कीट जिसकी कई बार मैं वीडियो डालता हूँ स्टेटस आदि पे, वो होता है ना बहुत सारी, जिसमें टांगे लगी होती हैं, 50-50, 60-60 टांगे होती हैं उसकी, गिंजाई। हाँ जी, गिंजाई, बिल्कुल। वो युवावस्था में निकल के आता है भूमि में से। युवावस्था क्या है वो? गिंजाई बोलते माता जी, गिंजाई हमारे गांव की भाषा में। और केचुआ जी। हाँ जी, बिल्कुल।
नहीं केचुआ, मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनिए माता जी। केचुआ छोटा भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। रुकिए, पहले मैं पूरी बात बता दूं। ये जो गिरधारी नाम का जो प्राणी होता है ना, हाँ, सरसों पे लगने वाला कीड़ा बताते हैं अभी। देखिए बहुत मजा आएगा इन सब चीजों को सुन के, परीक्षा समझ में आएगी परीक्षा कैसे होती है। तो ये जो गिरधारी नाम का जो प्राणी होता है पूरे साल भर दिखाई नहीं देगा आपको, कहीं नहीं दिखाई देगा। भूमि खोद लीजिए, कितना गहरा गड्ढा खोद लीजिए, आप निकाल नहीं सकते इन दिनों के अलावा, बरसात के अलावा पूरे साल भर कभी नहीं मिलेगा। इन्हीं दिनों में अचानक से दिखने शुरू होंगे, अचानक से। फिर तब जाके प्रजनन होता है और फिर इतनी मात्रा में हो जाएंगे खेतों में कि पैर तक नहीं पैर रखेंगे तो उन्हीं के ऊपर रखा जाएगा, ये स्थिति हो जाती है। भूमि में से निकलते सीधे सीधे। एक दिन की बात है, मैं अपने बड़े भैया के पास था, तो वहां पर बारिश हो रही थी, बारिश बंद हो गई। बंद होने के बाद में एक बड़ी मजेदार घटना मैंने देखी। नीचे भूमि में से कुछ दीमक जैसे प्राणी गड्ढा कर करके बाहर को आए। उन्होंने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदा, गड्ढा उन्होंने जैसे कर लिया, मिट्टी बाहर निकाली, अचानक से नीचे कुछ छोटे छोटे पंखों वाले प्राणी निकले, थोड़ा फड़फड़ाए उल्टे सीधे। देखिए पहली बार निकल रहे हैं भूमि में से, उस भूमि में से आज तक कभी छोटे से कीट को निकलते नहीं देखा, और वो निकले हैं ऊपर को, थोड़ा फड़फड़ा रहे क्योंकि पहली बार निकले हैं, और निकलते ही ऊपर को और उड़ते चले गए। मजा आ गया देखते ही, ऊपर आसमान में इतने फैल गए कि वहां कीड़े कीड़े दिखाई दे रहे हैं भयंकर, पहली बार निकले हैं। और मजेदार बात अगली देखिए, वो निकल के गए हैं और जिन छोटे छोटे कीड़ों ने, दीमक जैसे कीड़ों ने वो गड्ढे किए थे, वो गड्ढों को ऊपर से बंद करके वो अंदर चले गए। अद्भुत सृष्टि क्रम देखिए कितना शानदार है परमात्मा का सृष्टि नियम। तो जैसा परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में जीवों की रचना की, मनुष्यों की रचना की, वो तो रचनाएं आज भी हो रही हैं, आज भी होती हैं। लेकिन कोई इसके विरुद्ध काम अब करने लगे, कोई सोचे कि जी ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, किसी की नाभि से हो जाएगा, मैल उतारिए और मंत्र पढ़िए और लो बालक तैयार, बच्चा तैयार, ऐसे थोड़ी होता है। अभी सौरभ जी ने एक बात लिखी थी कमेंट में, उन्होंने लिखा था कि सरसों पर लगने वाला जो कीट होता है, एक बार मैंने भी ये उदाहरण बताया था, ये वाला जो कीट होता है केवल उस समय दिखाई देता है जब अप्रैल या मार्च के महीने में सरसों काटी जाती है। सरसों काट ली है, सरसों के अवशेष जो होते हैं ऊपर के या नीचे के, उनको खाने आता है बस वो। या नए पौधे जो जमते हैं, सरसों के कुछ बीज जो खेत में रह जाते हैं और नए सरसों के पौधे जमे, उनको खाने के लिए आता है और पूरे साल भर दिखाई नहीं देता है। भूमि में से उत्पन्न होता है ये वाला कीट भी, मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाला भी ग्रुप में भेजूंगा। ये दोनों प्रकार के कीट भूमि में से उत्पन्न होते हैं। गूलर में उत्पन्न होने वाला कीट, गूलर होता है ना, गूलर एक फल होता है लाल से रंग का, उसमें जो कीट होता है इसी विधि से होता है। अमैथुनी सृष्टि बोलते हैं इसको, अमैथुनी, बिना माता पिता के संयोग से होने वाली संतानें। तो ये सब जितने भी सृष्टि क्रम के अनुकूल चीजें हमको दिखती हैं, उनको बिल्कुल वैसा ही मानना। जैसे मैं कुछ और उदाहरण देता हूँ, हम लोग प्राचीन काल की बात करें, जब हमारे यहाँ सत्य सत्य विद्या विख्यात होती थी, तब हम सही मानते थे कि हाँ पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और पृथ्वी बाकी ग्रहों के आकर्षण के साथ अंतरिक्ष में टंगी हुई है, घूमती रहती है ना, वो किसी चीज पर टिकी हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं टिकी हुई है, ये पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये बात हमारे पूर्वज भी मानते रहे। लेकिन मध्य काल में हम लोगों को पता नहीं क्या बीमारी लग गई, कहाँ से इतनी अविद्या आ गई कि हमने कहानियां बनानी शुरू कर दी और हमने कह दिया कि पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है, शेषनाग पर टिकी हुई है, गाय के सींग पर टिकी हुई है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ, कोई किसी की उंगली पर टिकी हुई है, कोई किसी के पैर के अंगूठे पर टिकी हुई है, पुराण आदि से आया जी। हाँ जी, हाँ जी। तो जब ये इतनी सारी चीजें हमारे यहाँ आ गई, तो मुझे बताइए क्या ये सृष्टि क्रम के अनुकूल बातें हैं? हमारे महापुरुषों ने, विद्वानों ने परीक्षा की। किससे परीक्षा की? तो देखिए यही जो लिखा हुआ है, वेद विद्या, वेद में जाके देखा, वेदों में भी कई स्थानों पर ऐसे प्रमाण है कि ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। बाकी शास्त्रों से जो वेद के अनुकूल है उनमें जाके देखा, भूगोल आदि शास्त्रों में देखा, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के, और पृथ्वी के चारों ओर बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं, कहीं किसी शेषनाग आदि पर नहीं टिकी हुई। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने जाके परीक्षा की। देखिए परीक्षा शब्द में फिर से कह रहा हूँ, उन्होंने परीक्षा करके देखी, उनको सृष्टि क्रम के अनुकूल बात लगी। गुरुत्वाकर्षण के कारण चक्कर लगाती है, बाकी ग्रहों के साथ एक आकर्षण बंधा हुआ है उसका,
जिसके कारण अपने परिपथ पे घूमती रहती है। तो ये सब चीजें जो हैं इनको हम परीक्षा करें, हम सबसे पहले वेद के अनुकूल जाने, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से देखें। तो ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए, उन्होंने सीधा प्रत्यक्ष ही कर लिया जाके। उन्होंने अपने सैटेलाइट भेज के ही देख लिया पृथ्वी से बाहर, खुद जाके देख लिया जी पृथ्वी के बाहर। अंतरिक्ष में जो उनके अपने स्पेस स्टेशन हैं वहां जाके देख लिया, वहां से पता चला कि पृथ्वी ना तो किसी चीज पे टिकी हुई है, ना ऊपर से किसी चीज से टांग रखी है, पकड़ के लटका रखी है। सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष करके देखा, प्रमाण से जाना है, परीक्षा करी है उन्होंने। और हम लोगों ने क्या कर दिया, चलो हमारे वाले तो फिर भी अब है तो खराब बात, अपने लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बना दी भूगोल से संबंधित, गणित से संबंधित या बाकी शास्त्रों से संबंधित। अब वो एक दूसरे वाले भी हैं, दाढ़ी वाले, जो इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रख लेंगे, मूंछ का एक बाल नहीं रखते, जिनको ये तमीज नहीं कि कुर्ता किसका पहनना चाहिए, पजामा किसका पहनना चाहिए। कुर्ता बड़े भाई का पहनेंगे और पजामा छोटे भाई का। तो और टोपी ऐसी जिसमें ना धूप रुके ना बारिश रुके, कुछ नहीं रुकती है ऐसी टोपी पहनने वाले। उन्होंने और 4 बात आगे की बताई। उनका सृष्टि क्रम देखिए कैसा है, उनकी परीक्षा करने के तरीके देखिए। उन्होंने तो पृथ्वी को चपटा बता दिया। चपटा मतलब चटाई की तरह, जैसे चटाई होती है, वो तो उसको जब चाह जब तब फोल्ड करके रख देते हैं पृथ्वी को। ये उनका सृष्टि क्रम है। उन्होंने एक ऊपर आसमान भी बना रखा, लेयर बना रखी है, ये पहला आसमान, ये दूसरा, ये तीसरा और वो वाला चौथा, और चौथा वाला जो है वहां पर खुदा रहता है, वहीं पे जन्नत है, वहीं पे बाकी मसाला मिलता है ना। वो आप सब जानते हैं क्या क्या होता है। ये सृष्टि क्रम के कितने अनुकूल बातें आपको पता है, परीक्षा करके देख ले सब। परीक्षा इसलिए की जाती है, ये गधे परीक्षा करते नहीं, और जैसा ऊपर वाले मुल्ला जी ने बता दिया, दाढ़ी वाले ने बता दिया, जैसा उसने बांग दे दी वैसे ही मानते चले जाते नीचे वाले। हाँ मुल्ला जी ठीक कह रहे होंगे, क्योंकि मुल्ला जी बड़े महान हैं, कादिर मुतल्लक हैं, परीक्षा नहीं करते। और दुर्भाग्य तो ये है, चलिए उन गधों का तो हम मान ले कि उनको तो बुद्धि होती नहीं उस मामले में, उनकी तो आत्मा अशुद्ध है। हम लोगों की तो आत्मा शुद्ध है, अपने लोगों की, हम सनातनियों की हम परीक्षा क्यों नहीं करते चीजों की। चलिए हिंदुओं का तो हाल खराब है, मान के चलते हैं, उन्होंने तो भगवान का भी क्या से क्या बनाया, आत्मा का भी क्या से क्या बनाया। आत्मा को जब चाहे उड़ा दिया, आत्मा को जब चाहे इस शरीर से उस शरीर में ट्रांसफर कर दिया, बोतल में बंद कर दिया, घर में बंद कर दिया, और कुछ भी कर दिया, पीपल पे बिठा दिया। ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध बातें हैं, कहीं नहीं होता। सृष्टि क्रम ऐसा है ही नहीं, सृष्टि का नियम ऐसा है ही नहीं। ये अपनी मर्जी से आत्मा को जहां चाहे वहां टांग रहे हैं। चलिए अपने लोगों का तो फिर भी ठीक है, मैं बात करता हूँ अपने आर्य समाजियों की, वैदिक धर्मियों की। हम भी कहाँ तक परीक्षा करते हैं, हम भी कितने चीजों को देखते हैं। जितना ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लिया, बस उतने तक सीमित रह गए। परीक्षा करने के प्रयास, प्रमाणों पर चीजों को कसने के, कसौटियों पर कसने के कितने प्रयास हमारे रहे आज तक। हमने कितने परमात्मा को कसौटी पे कसा, आत्मा को कस के देखा, प्रकृति को कसा, अंतःकरण को कसा, ये बाकी चीजों पर कितनी परीक्षाएं की। बहुत कम करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते, लेकिन बहुत कम हम परीक्षाएं करते हैं अपने जीवन में। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। और मैं बात बिल्कुल ठोस रूप में कह सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बात ऐसे हंसी मजाक में कर रहा हूँ या केवल ऊपर ऊपर से हवा में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमको प्रमाणों का पता ही नहीं है, प्रमाण होते क्या हैं। क्योंकि बहुत सारे आर्य समाज के लोग या बहुत सारे वैदिक धर्मी लोग जिनको वेद विद्या का ही पता नहीं है, तो बताइए परीक्षा कैसे करेंगे। आत्मा की शुद्धता होती क्या है इसका ही पता नहीं है, तो फिर बताइए परीक्षा कैसे करेंगे। सृष्टि क्रम के अनुकूल बातें कौन सी हैं, प्रतिकूल बातें कौन सी हैं। हाँ इस पर तो बहुत लोगों का विचार होता है, खैर इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें ऊपर की जो बातें हैं, प्रत्यक्ष आदि जो 8 प्रमाण हैं, उस पर कितने लोग कस के देखते हैं चीजों को, ये अब आगे आने वाले समय में हम देखेंगे, अभी 1-2-3 दिनों में। आज तक हमने परमात्मा को न्यायकारी जाना है ना, लेकिन प्रत्यक्ष से कितना महसूस किया उस बात को, अनुमान से कितना जाना, शब्द प्रमाण से कितना जाना। ये प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ऐसे करके 8 प्रमाण हैं। बताइए कितना कस के देखा कि परमात्मा न्यायकारी होता है, कैसे कैसे न्याय करता है। हमने कितना उसकी न्याय व्यवस्था को ठीक ठीक देखा है, आज तक परीक्षा की है उसकी न्याय व्यवस्था की। देखिए आप विचार कीजिए सभी लोग।
और यदि चलिए मान लीजिए कुछ लोग जो तर्क करते हैं, जो लोग प्रश्न करते हैं, टटोलते हैं चीजों को, बात करते हैं, इन सब पर विचार करते रहते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, उतने तक भी किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद परमात्मा की न्याय व्यवस्था को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, ये कितनी और आगे की बात है। कितने लोग इस पे काम करते हैं, ये भी विचारणीय बात है। क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है तो कैसे है, कैसे करता है, हमने कितनी बार देखा उसको न्याय करते हुए, कितनी जगह उसके न्याय को महसूस किया, प्रत्यक्ष किया, जाना, प्रमाणों से देखा, परखा, परीक्षा की, और फिर व्यवहार में कितना टटोला उसको, ये हम अपना अपना देखें। तो परीक्षा कैसे होती है, इसका एक मोटा मोटा प्रारूप हमने देख लिया है यहाँ से। अब आगे कुछ और बातें होंगी जहां हम देखते चलेंगे कि परीक्षा कैसे कैसे होती है चीजों की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है। आगे 8 प्रमाण हैं जिनकी अभी बात मैंने छोड़ रखी है, जिनको कहा कि अभी देखेंगे। तो देखिए 8 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। ये 8 प्रमाण हैं। इन्हीं से सब सत्यासत्य का यथावत निश्चय मनुष्य कर सकता है। क्या कह रहे हैं? इन्हीं 8 प्रमाणों से किसी भी संसार की चीज की परीक्षा करनी हो, संसार की कोई भी वस्तु हो, सबका हम सत्यासत्य का, झूठ का और सच का। सत्यासत्य का मतलब क्या होता है? सत्य जमा असत्य, इन दोनों को मिलकर संधि होती है सत्यासत्य। सत्य जमा असत्य बराबर सत्यासत्य, यानी सच और झूठ की परीक्षा। तो 8 प्रमाण हैं। पहले तो मैं कहूंगा कि आप सब लोग इनके नाम याद करें। एक बार नाम में फिर से बोल रहा हूं, देखेंगे। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। ये 8 प्रमाण हैं। अब इनमें से प्रत्यक्ष प्रमाण का तो नाम हमने खूब सुना है, खूब देख रखा है इसको जीवन में खूब अप्लाई भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते, इसको तो खूब करते हैं। लेकिन ये बाकी के जितने 7 प्रमाण हैं, इनको लेके थोड़ा अलग मामला रहता है। अनुमान को हमने नाम तो खूब सुना है, अनुमान, लेकिन अनुमान होता क्या है ये शायद उतना ना पता हो, जैसा शास्त्र कहता है, जैसा वास्तव में अनुमान होता है। तो देखेंगे इनको अभी आगे की कक्षाओं में। अभी आगे प्रमाणों को देखने से पहले भी एक और परिभाषा हमको दे रखी है, एक बार इसको देख लेते हैं क्या है। सीधा सीधा तो नहीं जुड़ती वहां से, लेकिन फिर भी ऋषि ने दी है, हम इसको समझते हैं क्या है ये। लक्षण किसे कहते हैं? तो लक्षण के बारे में क्या लिखा है? जिससे लक्ष्य जाना जाए, जो कि उसका स्वाभाविक गुण है। जैसे कि रूप से अग्नि जाना जाता है, इसलिए इसको लक्षण कहते हैं। अभी हमने पिछले दिनों स्वाभाविक गुण जाना। स्वाभाविक गुण किसे कहते हैं या स्वभाव किसे कहते हैं? कोई मुझे याद दिलाएंगे कि स्वभाव किसे कहते हैं? आपकी भी एक परीक्षा हो जाए। परीक्षा लेना भी मेरा दायित्व है, ताकि पता चले कि आप कितना ध्यान से चीजों को सुनते थे, समझते थे। जी ऋचा माता जी, आप बोलिए, स्वभाव किसे कहते हैं, स्वाभाविक गुण किसे कहते हैं? जो जिस वस्तु का जो अपना गुण होता है, जो मतलब जैसे अग्नि है, अग्नि का जो है वो है मतलब उष्णता, मतलब गर्म, तो वो जो अपने उस पे आती है ना, तो वो मतलब जब तक वो रहती है तो वो गर्मी, और जैसे मतलब गर्मी देती है, तो इससे हम कि हाँ अग्नि है। और जो जल का है तो उसका शीतलता, अगर जल को कितना भी आप गर्म कर दो, लेकिन उसका जो अपने स्वभाव पे आएगी तो फिर वो शीतलता ही है उसका। और इसका मतलब ऐसे व्याख्या देते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, वैद्यनाथ जी कुछ कह रहे हैं, बताइए जी। स्वभाव यानी अपना भाव, स्वाभाविक गुण यानी अपने भाव का गुण। ठीक है। हाँ देखिए, इसको समझते हैं। बहुत बढ़िया बताया माता जी ने, और वैद्यनाथ जी ने भी बहुत बढ़िया बताया। स्वाभाविक गुण का मतलब होता है किसी व्यक्ति का अपना ऐसा गुण जो वस्तु के रहने तक उसमें रहे। ये बात और महत्व की है आगे की जो मैंने बोली। जब तक वो वस्तु रहे तब तक उसमें वो गुण रहे। वस्तु खत्म, उसका वो गुण खत्म, या वो गुण खत्म तो वस्तु खत्म। ताप निकाल दीजिए अग्नि में से, अग्नि खत्म है, अग्नि खत्म कर दीजिए, ताप ही खत्म हो जाएगा।
ये होता है स्वाभाविक गुण। शीतलता निकाल दीजिए जल की, जल ही खत्म है। हाँ, ऐसे ही सब वस्तुओं के अपने अपने गुण हैं। जैसे मेरे सामने पुस्तक रखी हुई है, पुस्तक में गुण होता है जड़ता, ये उसका अपना स्वाभाविक गुण है जड़ता। जड़ता खत्म कर दीजिए, पुस्तक ही खत्म हो जाएगी, बचेगा ही नहीं कुछ। या पुस्तक हटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए, जला दीजिए, वो जड़ता भी साथ ही चली जाएगी उसके। हाँ, उसमें एक रूप नाम का गुण है। रूप होता है जो सामने पुस्तक रखी हुई, यानी दिखती है, वो स्पर्श की जा सकती है, टच की जा सकती है, उसमें रंग है अपना, ये रूप गुण है, ये उसका स्वाभाविक गुण है। पुस्तक को जला दीजिए, खत्म कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, गला दीजिए, रूप भी खत्म, पुस्तक भी खत्म, ये होता है स्वाभाविक गुण। तो देखिए यहाँ जो बात कही है, जिससे लक्ष्य जाना जाए, जो कि उसका स्वाभाविक गुण है, जैसे कि रूप से अग्नि जाना जाता है। अब हम लक्षण को समझते हैं, देखिए। तो यहाँ रूप जो है, रूप से किसको जाना जा रहा है? अग्नि को। रूप क्या होता है? रूप यानी जिसका सामने वाले चीज जो हमको दिख रही है, आंख से दिख रही है, स्पर्श करके दिख रही है, किसी भी रूप में दिख रही है, ये होता है रूप। और उस रूप से अग्नि को जाना जा रहा है। अग्नि क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। तो अग्नि को, अग्नि जो लक्ष्य है, उसको किससे जाना जा रहा है? रूप से। और ये रूप क्या हो गया? ये रूप हो गया लक्षण, यानी उसका स्वाभाविक गुण। जल को किससे जाना जाएगा? उसकी शीतलता से। जल क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। और उसकी शीतलता जो है, या उसका जो बहने का गुण है, वो उसका अपना स्वाभाविक गुण है। या किसी भी चीज को धारण करने का जो स्वाभाविक गुण है, ये क्या है? ये लक्षण है उसका। जब से हमने कक्षा आरंभ की थी, तब से मैं बार बार इस शब्द को बार बार बोलता रहा हूँ, लक्षण लक्षण लक्षण। आइए ईश्वर के लक्षण देखते हैं, आइए इसके लक्षण देखते हैं, आइए इस चीज के लक्षणों पर विचार करते हैं। ऐसा मैंने कितनी बार बोला ये वाला शब्द। तो लक्षण से लक्ष्य को जाना जाता है। जैसे सामने एक दीवार है, ये लक्ष्य है मेरे लिए, इसको मैं जानना चाहता हूँ, तो इसके कुछ लक्षण देखने होंगे मुझे। तो लक्षण क्या है? लक्षण यानी इसके स्वाभाविक गुण। लक्षण बराबर स्वाभाविक गुण, बस इतनी सी बात है। गुण धर्म। हाँ जी, हाँ जी, गुण धर्म। तो ये सामने जो दीवार है, इसके लक्षण क्या है, यानी इसके स्वाभाविक गुण क्या है? पीले रंग की दीवार है, खड़ी है, सीधी है, 90 डिग्री पे खड़ी हुई है, ये इसका स्वाभाविक गुण है। और कैसे? आपस में ईंटों का संघात है, ये भी स्वाभाविक गुण है। ईंटें आपस में जुड़ी हुई हैं, सीमेंट के साथ संयुक्त हैं, ये स्वाभाविक गुण है। जड़ता, इसका एक स्वाभाविक गुण है, और ये लक्षण है ये सब। तो जिस स्वाभाविक गुण से लक्ष्य को जाना जाता है, वो ही लक्षण होता है। ठीक है, मनुष्यों में देख लें, जैसे कोई मनुष्य है, बहुत अच्छा भाषण करता है, अच्छा बोलता है, अच्छा व्यवहार करता है, ये उसका क्या है? ये उसका स्वाभाविक गुण है। बचपन से जब से हम देखते आ रहे हैं, वो व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है, बहुत बढ़िया व्यवहार करता है। तो ये क्या हो गया? ये उस व्यक्ति का लक्षण हो गया। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लिखता है, उसकी राइटिंग कहते हैं कि बचपन से बहुत बढ़िया लिखता है जी, राइटिंग बहुत सुंदर है, सुलेख लिखता है। तो हमको उस व्यक्ति का लक्षण देखना है कि भाई बहुत अच्छा लिखता है, ये उसका स्वाभाविक गुण है, ये उसका लक्षण है, ऐसे समझा जा सकता है। लक्षण से लक्ष्य को जाना जाता है, और ये लक्षण ही स्वाभाविक गुण होता है। ठीक है, बस इतना। आचार्य जी, मीठा बोलना भी हाँ है ना? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये स्वाभाविक होना चाहिए। मैंने उस दिन ये बात बताई थी, जब हम स्वाभाविक गुण को देख रहे थे, मैंने कहा था कि देखिए, गुण बदलते रहते हैं व्यक्ति के, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन स्वाभाविक गुणों की जो किसी व्यक्ति के भीतर बचपन से है और आज भी है। यानी जब से है वो व्यक्ति, तब से वो गुण है, और जब तक रहा या मरा, या जब तक मरेगा, तब तक वो गुण उसमें रहेगा। वो स्वाभाविक गुण होता है। जो बदल जाए वो स्वाभाविक गुण होता नहीं है। तो ये देखना चाहिए हमको। तो ये लक्षण की परिभाषा बीच में दी, सीधे सीधे तो अभी उतना उपयोग में नहीं आएगी, लेकिन जहां आएगी हम इसको याद दिलाएंगे। तो आज की 3 बातें हो गई। जैसे गुस्सा रहता है ना, तो किसी किसी का स्वभाव रहता है गुस्सापन, इसके लोग जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसा स्वभाव उसका होता है, तो वैसे ही आ जाती है गुस्सा उसे। हाँ जी, आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बहुत हल्की हल्की सी बातें, कोई उतनी कठिन नहीं है, लेकिन जिस और आज आपका ध्यान मैं दिलाने वाला था, जिसके लिए आज वो चित्र भी तैयार किया था, अब हम उसी पे लौट के आते हैं।
और आज हम पहले प्रमाण को देखेंगे। अच्छा, प्रमाण से पहले भी अभी एक चीज और रह गई छोटी सी, वो है प्रमेय। प्रमेय किसे कहते हैं? तो देखिए ध्यान से, 85 नंबर की परिभाषा है, जो प्रमाणों से जाना जाता है, जैसा कि आंख का प्रमेय रूप अर्थ है जो कि इंद्रियों से प्रतीत होता है, उसको प्रमेय कहते हैं। आप चिंता मत कीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि एक साथ कई सारी परिभाषाएं बताती, ये सब अभी आएंगी, इनकी बार बार चर्चा होगी। तो प्रमेय देखिए किसको कहते हैं? जो प्रमाणों से जाना जाता है, जैसा कि आंख का प्रमेय रूप अर्थ है जो कि इंद्रियों से प्रतीत होता है, उसको प्रमेय कहते हैं। तो प्रमेय किसको कहते हैं? आंख का जो प्रमेय रूप अर्थ है। आंख से क्या करते हैं हम? आंख से देखते हैं। किसको देखते हैं? रूप को देखते हैं। तो ये जो रूप होता है इसको प्रमेय कहा जाता है। जैसे नासिका से हम किसको सूंघते हैं? गंध को सूंघते हैं। तो ये गंध क्या हो गया? प्रमेय हो गया। अभी जो मैं कह रहा था, मैंने एक उदाहरण दिया, दीवार को देखा जा रहा है, ये सामने वाली जो दीवार है ये प्रमेय है। प्रमेय यानी लक्ष्य है, और इसको जिस चीज से जाना जा रहा है वो क्या है? वो स्वाभाविक गुण है, वो लक्षण है। आगे बात समझ में? तो अभी तो खैर इस प्रमेय की चर्चा आएगी। और देख लीजिए, जैसे कान है, कान से मुझे किसको जानना है? कान से जानना शब्द को। सामने कहीं से कोई आवाज आ रही है, मैंने उसमें अपने कानों को लगाया, तो ये जो शब्द जो आ रहा है उधर से, उसको कहेंगे प्रमेय। और जाना किससे जा रहा है? कान से। कान क्या हो गया? लक्षण हो गया, या साधन हो गया, या प्रमाण हो गया। तो अभी इस प्रमेय की चर्चा यहाँ आ जाएगी। देखिए मैंने ये लिख रखा है, इस वाली बात से स्पष्ट हो जाएगी, ये जो चित्र बनाया है। तो आज हम पहले प्रमाण को देखते हैं, जो 8 प्रमाण अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। तो उसमें से पहला प्रमाण आज देखते हैं, प्रत्यक्ष क्या होता है। हमने बहुत सुना है प्रत्यक्ष के बारे में। जैसे एक कहावत बड़ी चलती है, वो कहावत क्या है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। झूठी कहावत है, बेकार की कहावत है। जिसने भी ये कहावत बनाई है ना, बेकार कहावत है। अभी गलत सिद्ध करेंगे इसको कैसे है। फिर से सुनिए, एक कहावत आप लोगों ने खूब सुनी होगी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। इतना सुना है ना, लेकिन वो कहने वाला ये भूल गया कि प्रत्यक्ष खुद प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष अपने आप में ही प्रमाण है। ये लिख तो रहा है यहाँ पे, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। कैसे होता है? तो आइए देखते हैं। जो प्रसिद्ध शब्द आदि पदार्थों के साथ श्रोत्रादि इंद्रिय और मन के निकट संबंध से ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब एकदम सरल भाषा में इस चित्र से समझने का प्रयास करते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी ये परिभाषा। सीधा क्यों नहीं हो रहा है? तनिक रुकिए। हाँ अभी ठीक है। देखिए यहाँ से चित्र से बात समझ में आएगी। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, यानी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा, नासिका, चक्षु, त्वचा, कर्ण, जिह्वा। जीभ ये वाला कान हो गया, इधर से त्वचा हो गई। इसको हाथ मत समझिएगा, त्वचा है ये। और ये वाला चक्षु यानी आंख है, नासिका यानी नाक है। इनके अपने अपने शब्द, इनके अपने अपने विषय होते हैं। जैसे नासिका का विषय क्या होता है? गंध होता है। चक्षु आंख का विषय क्या होता है? रूप। त्वचा का विषय क्या होता है? स्पर्श। कर्ण का विषय क्या होता है? शब्द। और जिह्वा का विषय क्या होता है? रस होता है। अब ये जो जितने ऊपर 5 चीजें लिखी हुई है ना, गंध, रूप, स्पर्श, शब्द, रस, ये क्या है? प्रमेय है। इनको प्रमेय कहा जाता है। प्रमेय किसको कहा? अभी देख लीजिए एक बार फिर से, इधर हम पढ़ के आए हैं। जो प्रमाणों से जाना जाता है, प्रमाणों से इसी को तो जाना जाता है। हम जीवन में इन्हीं सब चीजों को जानने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, इनको प्रमेय कहा जाता है। और इनको किससे जाना जाता है? तो इनसे जाना जाता है जो हमारी इंद्रियां हैं, नासिका, चक्षु, त्वचा, कर्ण और जिह्वा। और इनको देखिए क्या कहा यहाँ पे परिभाषा में, प्रत्यक्ष वाली जो परिभाषा है, जो प्रसिद्ध शब्द आदि पदार्थों के साथ श्रोत्रादि इंद्रिय, श्रोत्रादि इंद्रिय मतलब कान आदि इंद्रिय और मन के निकट संबंध से ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं।
आइए फिर से यहीं आइए। मुझको किसी पुष्प को सूंघना है, सामने गुलाब रखा हुआ है, ये देख रहे हैं ना गुलाब रखा हुआ है। सबसे पहले क्या करता है, आत्मा मन से जुड़ा हुआ होता है, मन नासिका से जुड़ा हुआ होता है। नासिका किसके साथ जाके जुड़ती है, गुलाब की गंध के साथ जाके जुड़ती है। ये कैसा संबंध होता है, निकट संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, एकदम डायरेक्ट संबंध है, प्रत्यक्ष। निकट संबंध लिखा हुआ था ना परीक्षा, उसमें जो परिभाषा हमने पढ़ी, तो देखिए किसी भी चीज का हमको ज्ञान ऐसे ही नहीं हो जाता कि हमने गुलाब नासिका के पास ला के रखा और हमको ज्ञान हो गया। हमको पता नहीं चलता कि भीतर क्या प्रोसेस हो रही है। देखिए प्रोसेस क्या होती है, आत्मा मन के साथ जुड़ता है, मन नासिका के साथ जुड़ा हुआ होता है, और नासिका उस प्रमेय से जुड़ी हुई होती है। प्रमेय, प्रमेय मतलब वो जो वस्तु है, यानी वो जो गंध नाम का विषय है। सीधा गुलाब से नहीं जुड़ती नाक, नाक किससे जुड़ती है जाके, प्रमेय से। प्रमेय यानी गंध से। इस वाली बात को हम बड़े ध्यान से समझेंगे। फिर से, मन, आत्मा किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, मन के साथ। मन किसके साथ जुड़ा हुआ है, नासिका के साथ। नासिका किसके साथ जुड़ी हुई है, इस गंध नाम के प्रमेय के साथ। ठीक है जी। तब हमको कहीं जाके इस गंध का बोध हो पाता है। किसको, हमको, आत्मा को, ये जो नीचे आत्मा है इसको बोध हो पाता है। और एक मजेदार बात इसमें यह है कि कभी भी गंध नाम की जो चीज है वो आत्मा तक नहीं पहुंचती, उसका केवल ज्ञान पहुंचता है, ज्ञान। और जो ज्ञान पहुंचता है उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। देखिए, जो प्रसिद्ध शब्द आदि पदार्थों के साथ श्रोत्रादि इंद्रिय और मन के निकट संबंध से ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। आत्मा तक कभी गंध नहीं पहुंचती। आत्मा तक क्या पहुंचता है, ये ज्ञान ही तो पहुंचता है कि वो गुलाब की खुशबू है, वो गुलाब की गंध है, या वो गेंदे की गंध है, या वो कमल की गंध है, या वो किसी और वस्तु की, सड़े हुए आलू की दुर्गंध है, कुछ भी हो सकती है। तो ज्ञान पहुंचता है, और ये जो ज्ञान मुझको हुआ इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष हो जाना। तो आज तक हमने प्रत्यक्ष के बारे में क्या सुना है कि प्रत्यक्ष का मतलब तो देखना होता है। सामने कोई चीज रखी हुई है, मैंने देख ली, इसका मतलब ये होता है कि प्रत्यक्ष कर लिया मैंने सामने वाली वस्तु का। सामने कोई पुस्तक रखी है तो मैंने देख ली आंखों से, इसका मुझको प्रत्यक्ष हो गया। केवल वही प्रत्यक्ष नहीं होता, सामने गुलाब रखा हुआ है, सेंट रखी हुई है, सड़ी हुई चीज रखी हुई है, भोजन खराब हो गया है, सड़ गया है, वो उसकी गंध नासिका तक पहुंची, नासिका से मन तक पहुंची। गंध नहीं, गंध की ज्ञान, गंध की नॉलेज, गंध की वृत्ति, और वो मन से कहां तक पहुंची, आत्मा तक। जैसा इसमें देखिए पूरा स्वरूप समझा रखा है इस चित्र में। तो ये गंध का क्या हो गया, मुझे प्रत्यक्ष हो गया, इसको प्रमाण कहा जाता है। और ये परीक्षा करने का एक प्रकार होता है। अब देखिए बार बार मैं पीछे से चीजों को दोहराता रहूंगा, ऐसे परीक्षा की जाती है। मेरे पास एक बहुत सारी परफ्यूम रखी हुई है सामने, अलग अलग चीजों की उसमें गंध आती है, कोई गुलाब वाली है, कोई गेंदे वाली है, कोई चमेली वाली है, कोई मोगरा पोगरा, या जो भी आती है वो उसकी है, तो सामने रखी हुई है। मैंने कहा भाई देख के बता सकते हो, परीक्षा करके बताओ इसमें से कौन सी किसकी है। आपको गुलाब वाली चाहिए ना, इनमें सूंघ के देख लो, परीक्षा करके देख लो। देखिए परीक्षा कर रहे हैं हम इस चीज की। परीक्षा कैसे की, एक एक को उठाया, नासिका के पास लेके आए, नासिका से वो ज्ञान कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा, मन के पास पहुंचा। मन ने किसको ज्ञान कराया, आत्मा को कराया। ये उस गंध का प्रत्यक्ष हो गया। कहा जी ना ये नहीं है, इस वाली को हटाओ। लेकिन पता तो चला ना कि ये गुलाब की नहीं है, मुझको तो गुलाब की चाहिए, कोई और दिखाइए। दूसरी वाली दिखाई, दूसरी वाली से फिर प्रत्यक्ष किया। अब हम प्रत्यक्ष शब्द बार बार बोलेंगे। अगर हम प्रत्यक्ष शब्द नहीं बोलेंगे ना तो फिर हमारे दिमाग में प्रत्यक्ष का मतलब देखना ही रहेगा, केवल देखना, आंखों से देखना। ये काम तो कोई अंधा व्यक्ति भी कर सकता है प्रत्यक्ष करने का, लेकिन वो किससे कर रहा है, नासिका इंद्रिय से कर रहा है, नासिका से प्रत्यक्ष कर रहा है। किसका, गंध नाम के प्रमेय का। ठीक है जी, गंध नाम के प्रमेय का प्रत्यक्ष कर रहा है वो व्यक्ति, और पता चल गया कि हाँ जी ये वाली गुलाब की है। ठीक ठीक ज्ञान हो गया। और एक बात सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, प्रत्यक्ष से हमेशा शुद्ध ही ज्ञान होता है, सही ही ज्ञान होता है। हमारी नासिका यदि ठीक काम कर रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो फिर प्रत्यक्ष से ठीक ठीक सत्य ही बोध होता है, सत्य ही परीक्षा होती है। और ये करते ही हैं हम लोग अपने दिन भर के खूब व्यवहारों में, इस चीज का प्रत्यक्ष होता ही रहता है। का देखना,
आपको कुछ महक आ रही है इधर से, सिलेंडर खुला हुआ रह गया शायद, यानी उसका रेगुलेटर खुला हुआ रह गया और बड़ी गंध जैसी आ रही है। ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष कहेंगे इस वाली बात को। अरे प्रत्यक्ष पता तो चल रहा है, प्रत्यक्ष हुआ मुझको कि सिलेंडर का खुला रह गया रेगुलेटर और गैस आ रही है, एलपीजी निकल रही है। एलपीजी का मुझको पता है, प्रत्यक्ष है, पहले से मैंने ज्ञान कर रखा है उस चीज का। ये होता है प्रत्यक्ष। लेकिन इस प्रत्यक्ष होने की प्रोसेस ये होती है जो यहाँ पर चित्र में दर्शाई गई है, या जो ऋषि दयानंद ने यहाँ पे ये परिभाषा लिख रखी है। परिभाषा को फिर से पढ़ते रहिए ताकि पढ़ने से चीजें स्पष्ट हो सके। जो प्रसिद्ध शब्द आदि पदार्थों मतलब जो भी मैंने गंध बताया, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध के साथ किसका संबंध होता है? श्रोत्रादि इंद्रियों का। श्रोत्र मतलब कान, कान आदि, कान, नाक, जीभ, ये। और मन के निकट संबंध का मतलब पता है क्या होता है? डायरेक्ट कनेक्शन, सीधा संबंध। और उससे जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो नासिका से सीधा सीधा ही तो कनेक्शन होता है हमारा गंध के साथ, और हमें ठीक ठीक बोध हो जाता है कि ये एलपीजी की गैस है, ये मिट्टी के तेल की है, ये डीजल की है, पेट्रोल की है। अरे देखना, टंकी तो खुली नहीं रहेगी बाइक की, उसमें से गंध आ रही है। वो बाइक में से या गाड़ी में से जो पेट्रोल की गंध आ रही है वो उसका प्रत्यक्ष कहलाएगा। आगे देखिए, अगले वाले प्रमेय पर चलते हैं। अगला प्रमेय कौन सा है इसमें? वो है रूप। रूप का मतलब होता है किसी भी चीज का जो दिखना होता है, जिसको हम देख के पता कर सकते हैं आंख से। तो नहीं, रुकिए, क्या हो गया? हाँ जी, अभी ठीक है। काम ही नहीं कर रही। हाँ, कुछ थोड़ी सी समस्या आ रही है, टच ही नहीं काम कर रही। अब देखिए, कर ही नहीं रही। हाँ, तो अगला प्रमेय कौन सा है? रूप नाम का प्रमेय है। रूप का कनेक्शन किससे होता है? चक्षु इंद्रिय से। हमको कोई चीज देखनी है, सामने दीपक जल रहा है, सामने लैपटॉप रखा है, सामने फोन रखा है, पुस्तक रखी है, दीवार खड़ी है, कुर्सी रखी हुई है, बिस्तर रखा हुआ है, सामने मेरी माँ खड़ी हुई है, पिताजी खड़े हुए हैं, मेरे मित्र खड़े हुए हैं। इनमें रूप विषय होता है, उसको रूप प्रमेय कहेंगे। उसका सीधा कनेक्शन हम किससे करते हैं? चक्षु से। और वो चक्षु से ज्ञान कहाँ जाता है? मन के पास। मन से कहाँ जाता है? आत्मा के पास। या उल्टा करके देख लें, आत्मा मन से जुड़ा हुआ होता है, मन चक्षु से जाके जुड़ता है, और चक्षु किससे जाके जुड़ता है? उस रूप नाम के प्रमेय से, रूप नाम की वस्तु से जाके जुड़ता है, और हमको उसका बोध हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि आज मैंने दीपक का प्रत्यक्ष किया, आज मैंने पुस्तक का प्रत्यक्ष किया, या आज मैंने शेर का प्रत्यक्ष किया, शेर को सामने देखा था प्रत्यक्ष, एकदम आंख से। तो ये चीज जिसको हम ऐसी बड़ी जल्दी जल्दी, हम अपने जीवन में हजारों लाखों चीजों को एक दिन में देख लेते हैं, तो बार बार किसी ना किसी चीज पे दृष्टि जाती है, लेकिन वो भीतर कितनी तेज वो प्रोसेस हो रही है उसका हमको पता नहीं चलता। लेकिन उसका प्रोसेस ये होता है प्रत्यक्ष। उसकी ये पूरी विधि है, पूरी प्रक्रिया है, और ये हमेशा चलती रहती है। और एक विषय की थोड़ी चलती है, रूप की भी चलती है, रस की भी चलती है, गंध की भी चलती है, स्पर्श की भी चलती है, सबकी चलती है, कि पांचों विषयों की। और हजारों लाखों वस्तुओं का हम प्रतिदिन प्रत्यक्ष करते ही रहते हैं। सोचिए कितना सारा कुछ हम प्रतिदिन देखते, सुनते, सूंघते, जानते, प्रत्यक्ष करते रहते हैं। अब अगली इंद्रिय पर चलेंगे, यानी अगले प्रमेय पर चलेंगे। ये अगला प्रमेय कौन सा है? स्पर्श नाम का। अगला विषय है स्पर्श। उसका कनेक्शन किससे होता है? त्वचा नाम की इंद्रिय से। और त्वचा से जो ज्ञान पहुंचता है वो कहाँ तक पहुंचता है? मन तक जाता है। मन से कहाँ तक जाता है? आत्मा तक। ज्ञान जाता है, ज्ञान, ध्यान रखिएगा। सामने वाली वस्तु ठंडी है, बर्फ है, बर्फ पर हाथ रख के देखा, पैर रख के देखा, ये गाल पे टच करके देखा, कहीं भी त्वचा के किसी भी हिस्से पे टच करके देखा, वहां से मन जुड़ा हुआ होता है पूरी त्वचा से। शरीर में ऊपर से नीचे तक जितनी त्वचा फैली हुई है, सिर से लेके पैर के अंगूठे तक, एड़ी तक, सारे शरीर में त्वचा फैली हुई है। कहीं भी बर्फ को स्पर्श करके देख ले, पता चल जाता है। क्यों? ये पूरी त्वचा मन से जुड़ी हुई है। मन इस पूरी त्वचा इंद्रिय से ऊपर से नीचे तक जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म रूप में, बड़ी बारीकी से। ये पूरा तंत्रिका तंत्र ही ऐसे काम करता है हमारा। भीतर का पूरा जो एक ये नर्व सिस्टम है, जो भी है, वो बड़े सूक्ष्म रूप में काम करता है। और वहां से जो ठंडे की बर्फ का जो ठंडापन है, शीतलता है, उसका प्रत्यक्ष मन को हो जाता है, मन आत्मा को करा देता है।
मन को और समझेंगे जब हम योग दर्शन पढ़ेंगे, वहां तो मन की ही चर्चा मुख्य रूप से होगी। वहां तो महीनों लगने वाले हैं मन पर ही। मन पर हम खूब बातें करेंगे, कैसे कैसे आत्मा मन से जुड़ा हुआ होता है। आज तो मैं मोटा मोटा रख रहा हूँ आपके सामने। सामने वाली वस्तु गर्म है, गर्म पानी है, सामने पानी रखा हुआ था। अब मुझे पता नहीं ठंडा था या गर्म था, मैंने जाके ऐसे हाथ डाल दिया उसमें। वो जो गर्म नाम का स्पर्श है, तो वहां जो गर्म जल रखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? प्रमेय बोलेंगे। वो प्रमेय है, या उसको लक्ष्य भी बोल सकते हैं। वो लक्ष्य है मेरे लिए। लक्षण क्या है उसका? उष्णता। और वहां से उसकी उष्णता का ज्ञान मेरी कहाँ तक पहुंचा? त्वचा इंद्रिय तक। त्वचा इंद्रिय से कहाँ तक पहुंचा? मन तक। मन से ज्ञान कहाँ तक पहुंचा? आत्मा तक। और ये काम कितनी जल्दी हो जाता है? माइक्रो सेकंड्स में होता है ये काम। सेकंड भी छोड़िए, सेकंड तो बहुत बड़ी यूनिट होती है टाइम की, उससे भी छोटी माइक्रो सेकंड। और भी नीचे नीचे जाके सेकंड के बहुत सारे भेद किए जाते हैं। इतने कम समय में किसी भी चीज का हमको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ये शास्त्रीय भाषा में कहें तो प्रत्यक्ष हो जाता है। ये प्रत्यक्ष होना है गर्म पानी का या ठंडे पानी का। सामने एक कंबल रखा हुआ है, बेचने वाला आया है, वो कह रहा है भाई साहब कंबल ले लो। मैंने कहा जी दिखाओ। उसने कहा ये वाला बढ़िया है। मैंने कहा ना ये बढ़िया नहीं, ये तो बड़ा खुरदुरा कंबल ले रहे हो आप। मैंने टच करके देखा, त्वचा इंद्रिय से हाथ लगा लगा के उसको चेहरे पे स्पर्श करके देखा, अरे ये तो बड़ा खुरदुरा, नहीं चाहिए। ये प्रत्यक्ष किया मैंने कंबल का। कंबल मेरे लिए क्या है? लक्ष्य है। लक्षण क्या है? उसका स्पर्श जो है। प्रमेय क्या है यहाँ पे? स्पर्श होना। ये स्पर्श नाम का जो है ये प्रमेय है। और उससे ज्ञान कहाँ पहुंचा? त्वचा इंद्रिय पर। त्वचा से कहाँ पर ज्ञान पहुंचा? मन तक। मन से कहाँ तक पहुंचा? आत्मा तक। ये प्रत्यक्ष होना है। कंबल खुरदुरा है, मुलायम वाला देखा, ये मुलायम देखा इस बार, हाँ ये वाला बढ़िया है। उसका ज्ञान कहाँ तक पहुंचा? त्वचा इंद्रिय तक। त्वचा से कहाँ? मन तक। मन से कहाँ? आत्मा तक। और कितनी देर में हो जाता है ये काम? माइक्रो सेकेंड्स में, पल भर में हो जाता है। पल का भी कोई और छोटा सा हिस्सा होता होगा ना, तो उसी में हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। खुरदुरा है, कठोर है, या मुलायम है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट जैसा है, गर्म है, शीतल है, जैसा भी है, सबका प्रत्यक्ष हम किससे कर लेते हैं? अपनी त्वचा इंद्रिय से कर लेते हैं। आगे देखिए, आगे और भी है। एक और प्रमेय है, उसका नाम क्या है? शब्द। शब्द नाम के प्रमेय को समझेंगे। शब्द नाम का जो प्रमेय है उसका संबंध किससे होता है? कर्ण इंद्रिय से। मैं ऐसे ही कोई एक बार ईयरफोन कान में लगाया, मैंने गाना चलाया, तो गाना चलाते समय वहां से एक शब्द सुनाई दिया मुझे, कोई बोल रहा था। जैसे वहां मुझे पता नहीं चला कि ये कौन बोल रहा है, तो मैंने और ध्यान लगाया, मन को और लगाया चक्षु इंद्रिय पे। क्षमा कीजिए, चक्षु पर नहीं, कर्ण इंद्रिय पे। कर्ण इंद्रिय पर और बारीकी से अपने मन को ले गया, लगाया कि यार आवाज है तो किसकी जानी पहचानी सी लग रही है, जो सिंगर बोल रहा है। पता चला सोनू निगम है। प्रत्यक्ष हो गया। उसकी आवाज का ज्ञान, जो ऊपर से साउंड आ रहा है, वो जो ध्वनि आ रही है, आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है, वो कहाँ तक पहुंचती है? कर्णेंद्रिय तक। कर्णेंद्रिय तक जाने के बाद वो वृत्ति या वो ज्ञान, वृत्ति या ज्ञान कहाँ तक पहुंचता है? मन तक जाता है। मन से कहाँ तक जाता है? फिर आत्मा तक जाता है। और हमको बड़ी जल्दी बोध हो जाता है कि ये अमुक सिंगर की आवाज है, उस व्यक्ति की आवाज है, या उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज है। ना ये ढोलक की नहीं है तो तबले की आवाज है, ना तबला की नहीं है तो मृदंग की आवाज है, नहीं ये तो बांसुरी है जी, या ये तो जी ये है। एक गाने में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं ना, और हम बड़ी बारीकी से ध्यान लगा के अपने मन को टिका करके अपनी चक्षु इंद्रिय पर बाहर के विषयों से रोक के, रूप से भी रोकते हैं हम, गंध से भी रोकते हैं, रस से भी रोकते हैं, स्पर्श से भी रोकते हैं, और पूरी ताकत कहाँ लगा देते हैं? मन की अपने कानों पे लगा देते हैं। और वो भीतर जो शब्द चल रहे हैं, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, सब में से एक एक का पता चल जाता है कि देखो यहाँ बांसुरी बजी थी गाने में, और यहाँ थोड़ी देर बाद उसने तबला बजाया था, या यहाँ पर आके इसने ये कीबोर्ड बजाया था, या वो बजाया था, सबका पता चल जाता है। ये होता है प्रत्यक्ष। ये कान से प्रत्यक्ष करना है। तो जो आज तक हमने सुन रखा था ना कि प्रत्यक्ष का मतलब केवल देखना होता है, झूठी बात है। प्रत्यक्ष का मतलब देखना होता है, लेकिन कान से सुनना भी प्रत्यक्ष होता है। देखिए बड़ी गहरी बात है, मजेदार बात है। एक और बचा बस अंतिम, और आज हम अंतिम प्रत्यक्ष को देख रहे हैं।
मुझे प्रत्यक्ष करना है कि सामने वाली जो मिठाई रखी है ज्यादा मीठी तो नहीं है, थोड़ी मीठी है या ज्यादा मीठी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं त्वचा लगा के थोड़ी देखता हूँ, उस पे टच करके पता थोड़ी चलता है मीठे का, या आंख से पता थोड़ी चलता है, या कानों से पता थोड़ी चलता है मीठे का कि मीठा ज्यादा है कि कम है, कि चलो कान पे लगा के देख लो पता चल जाएगा। उस रस का पता लगाने के लिए एक पर्टिकुलर इंद्रिय बनाई हुई है, एक विशिष्ट इंद्रिय है हमारे पास। कौन सी है? जीवा नाम की, छोटी सी होती है, वो बता देती है पूरे रस को कि कैसा रस है, मीठा है, तीखा है, हल्का मीठा है, फीका तो नहीं है, कड़वा है, जहरीला है, या जैसा भी है तो वो बता देती है। लेकिन कैसे बताती है? रस से सीधा संबंध किसका होता है? जीवा का। जब तक जीवा पे ये नहीं जाएगा तब तक पता चलेगा ही नहीं। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती कि मीठा है या खट्टा है, कैसा भी है। अगर मैं केवल त्वचा लगा के देखता रहूं, अंगुली लगा के देखूं रसगुल्लों पे, क्या पता चलेगा कि मीठे हैं कि खट्टे हैं? नहीं पता चलेगा, जीवा पर ही लगाना पड़ेगा। तो वहां से कि मीठा कितना है, हल्का है, ज्यादा है, कड़वा है, तीखा है, जैसा भी है, वो ज्ञान कहाँ तक जाता है? त्वचा नाम की इंद्रिय तक। उसको वृत्ति बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में। योग दर्शन में पढ़ेंगे हम वृत्ति क्या होती है। तो वो वृत्ति कहाँ तक गई? सबसे पहले मीठे नाम की वृत्ति, वो त्वचा ये जीवा तक गई। जीवा से कहाँ तक जाएगी? मन तक, और मन से कहाँ तक जाएगी? आत्मा तक। आत्मा को उसका क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष हो जाता है, बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे 5 प्रमेय, 5 विषय। और उन 5 विषयों के क्या क्या हो गए? 5 विषयों के अपनी अपनी इंद्रियां होती हैं, और उन इंद्रियों का सीधा कनेक्शन किससे होता है? मन से होता है। मन का सीधा संबंध किससे होता है? आत्मा से होता है। तब जाके आत्मा को किसी भी चीज का बोध हो पाता है, प्रत्यक्ष हो पाता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रत्यक्ष बोलते हैं। मैंने ऊपर शीर्षक में लिखा हुआ है प्रत्यक्ष प्रमाण। ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। और प्रमाण पता है किसको कहते हैं? जिससे किसी वस्तु को जाना जाता है उसको प्रमाण कहते हैं। और ये प्रत्यक्ष हमको किसी न किसी चीज का बोध करा रहा होता है, ज्ञान करा रहा होता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। अब देखिए, अब थोड़ी सी और आगे की बात कर लेते हैं, बस 2-3 बातें। वैसे तो चलती रहेंगी चर्चाएं, योग दर्शन में तो खूब बातें विस्तार से होंगी, आप भी खूब प्रश्न कीजिएगा। एक बात मैं रख देना चाहता हूँ अंत में। अब किसी व्यक्ति को ऐसा तो नहीं है कि हर बार ठीक ही ज्ञान होता है, उल्टा भी ज्ञान हो जाता है चीजों से। कैसे? जो भी एक उदाहरण दिया था, कमरे में आया था मैं, अंधेरे में जल्दी जल्दी आया, अचानक से मेरा पैर किसी चीज पे पड़ा और मैं उछल गया, बाहर भाग के गया जल्दी से कि यार कमरे में तो सांप था, मेरा पैर पड़ा। अब बाहर से किसी ने कहा अबे सांप नहीं था, मैं अभी होके आया हूँ, अभी अभी तो बाहर आया हूँ, मैं लाइट जला के, कुछ भी नहीं था कमरे में, खाली कमरा पड़ा है, आपको सांप कहाँ से दिख गया और सांप यहाँ कैसे आ गया? कहा नहीं मेरा अभी अभी पैर पड़ा था, उस पे सांप ही है। हम आए अंदर, हमने आके देखा तो लाइट जला के जैसे देखा पता चला रस्सी पड़ी थी, रस्सी पे पैर पड़ गया था, जिसके कारण ये लग गया था कि हाँ ये सांप था, जबकि थी रस्सी। ऐसा क्यों लगा? तो देखिए कई कारण है इसमें। एक तो जब पैर से स्पर्श हुआ था, तो जब स्पर्श हुआ तो ठीक से संबंध मन से था ही नहीं, क्योंकि जब स्पर्श होता है तो स्पर्श पता चल जाता है कई बार कि हाँ खुरदुरा सा लगा, सांप नहीं हो सकता। लेकिन भ्रम इसलिए हो गया क्योंकि आंख से नहीं देखा था, आंख से प्रत्यक्ष नहीं हुआ, त्वचा से सीधा मन से संबंध नहीं था, इसलिए भ्रम हो गया, भ्रांति हो गई, संशय हो गया। कई सारे शब्द होते हैं, भ्रांति और संशय, भ्रम, भ्रांति, संशय। भ्रम और भ्रांति तो एक ही बात होती है, अभी इनका भेद समझाएंगे। तो ये जो भ्रम होता है, भ्रांति होती है, किसमें होती है? कि जो ये जो पूरा एक संबंध यहाँ दिखाया हुआ है ना चित्र में, इसमें कहीं ना कोई गड़बड़ है, पूरे में कहीं ना कोई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? उजाला नहीं था कमरे में, तो उजाला भी तो होना चाहिए, तभी तो इस चक्षु से उस रूप का संबंध बनेगा। संबंध बन नहीं पाया था। आंख की भी तो एक लिमिटेशन होती है, आंख भी तो तभी देखेगी जब उसके लिए प्रकाश हो। आंख का सीधा संबंध होना चाहिए, जैसा उसमें परिभाषा में लिखा हुआ है, आंख का सीधा संबंध हो नहीं पाया, पता चला ही नहीं कि सांप था कि रस्सी थी।
या त्वचा का भी ठीक से नहीं हो पाया था, हल्का सा टच भर हुआ था, इतने में उछल के भाग गया कमरे से। थोड़ा सा रुकता, थोड़ा सा देखता टच करके कि अरे सांप ही है कि कुछ और है, क्या वो कोई व्यक्ति ऐसा करता है? उसको डर रहता है उस समय, अरे काट ना ले, अरे कहीं बिच्छू ना हो, अरे कहीं सांप ना हो, काट लिया तो मर जाऊंगा। इसलिए व्यक्ति ठीक से संबंध बना ही नहीं पाता उससे, उस वस्तु से। यदि थोड़ा रुक के देखता, थोड़ा पैर को और टच करके देखता, थोड़ा हाथ से उठा के देखता, तो क्या होता? सीधा संबंध त्वचा का उस रस्सी से हो जाता और थोड़ा सा टच करके पता चल जाता, प्रत्यक्ष हो जाता। और ये परीक्षाएं हमें जीवन में करनी ही होती हैं। ऐसा कर करके हम सत्य और असत्य का क्या करते हैं? बोध करते हैं। सांप तो नहीं है, रस्सी तो नहीं है, ये तो नहीं है जी, वो तो नहीं है। एक दिन ऐसे ही मैं बाहर से आया, कमरे का गेट बंद था। जैसे ही गेट खोला, अचानक से एक आकृति जैसी आई भीतर से दौड़ती हुई। जैसे भीतर से एक आकृति से दौड़ती हुई आई, अंधेरा हो रखा था, मैं एकदम भागा वहां से। मैंने कहा भीतर से घर में से शेर निकला, शेर आया था बाहर भीतर से और इधर को भागा है। अब जो मुझे भ्रम हुआ वो शेर नहीं था, वो बछड़ा था हमारे घर में जो रहता है, वो बछड़ा था। क्यों? सीधा संबंध हो ही नहीं पाया। किस चीज का? चक्षु इंद्रिय का उस बछड़े के साथ, और मैं शेर समझ बैठा। ऐसी मुझको क्या हो गई? भ्रांति हो गई। भ्रांति में व्यक्ति बिल्कुल उल्टा समझ लेता है चीजों को। किसके कारण? जब सीधा संबंध मन का उस वस्तु से, उस प्रमेय से नहीं हो पाता। ऐसे में भ्रांतियां हो जाती हैं, उल्टा ज्ञान हो जाता है, और इसको प्रत्यक्ष नहीं कहते। फिर ना मैंने देखा था, शेर ही था, शेर ही था, मैंने देखा था। आप अड़े रहो अपनी बात पे, झूठी बात कर रहे हो आप सत्य और असत्य का भेद नहीं कर पा रहे, है ना? तो किसी भी वस्तु का बोध कैसे होता है, सत्य और असत्य का ज्ञान कैसे होता है? अपनी उस इंद्रिय को उस वस्तु से पहले लगाना होता है। सबसे पहली बात तो ये होती है, इंद्रिय को लगाना होता है उस वस्तु पे। फिर मन का भी कनेक्शन होना चाहिए। मन कहीं और था। जैसे कई बार होता है कि स्कूल में टीचर पढ़ा रहे थे, अब बच्चे का मन कहीं और होता है, बाहर कहीं था। मन का भी तो कनेक्शन होना जरूरी है उस इंद्रिय से, आंख से। भाई सामने टीचर पढ़ा रहा है, तो ऐसे में तो कर्णेंद्रिय भी हमारा टीचर के शब्द पे होना चाहिए, कान। और दूसरा क्या होना चाहिए? हमारी आंख भी बोर्ड पर होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड पर। तब हमको ठीक ठीक पता चल जाएगा टीचर ने क्या बताया था। और टीचर ने बताया x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये बता दिया, बोल के भी बता दिया, लिख के भी बता दिया, डेरिवेशन भी बता दिया। लेकिन बच्चे का ध्यान था क्रिकेट में, यार जल्दी से छुट्टी हो जाए और जाके क्रिकेट बजाएंगे, जाके बल्ला बजाएंगे और आज ही खेलेंगे, और आज उसका धुआं निकाल दूंगा, आज आग लगा दूंगा पूरे मैदान में, आज देखो कौन मुझसे बैटिंग छीन लेगा। ध्यान बच्चे का कहाँ है? क्रिकेट के मैदान में। मन है बच्चे का क्रिकेट के मैदान में, और टीचर पढ़ा रहा है। टीचर ने फॉर्मूला समझा दिया, ना बच्चे का मन अपनी चक्षु इंद्रिय पे है, ना कर्णेंद्रिय पे है, तो ठीक से समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, कुछ का कुछ बोध हो जाएगा। अगले दिन फिर क्लास में आए, टीचर ने इसी को खड़ा कर लिया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सुनाइए जो कल आपको बताया था। अब खड़े हो गए तो क्या कह रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस 6yx स्क्वायर। अब बोलते चले जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है फॉर्मूला। तो टीचर ने कहा वो बताइए जो कल बताया था, ध्यान कहाँ था? हर टीचर यही कहता है, ध्यान कहाँ था, मन कहाँ था तुम्हारा? कसर मन यहाँ नहीं था, कहाँ था? खेलने की जल्दी लग रही थी, तो मन वहां था ही नहीं उस इंद्रिय पर। सबसे पहले हमारा मन इंद्रिय पर जाकर लगता है। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब जब मैंने आपसे ये बात कही ना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, तो आपका ध्यान कहाँ है? मेरे शब्द पे है, मेरी आवाज पे है, यानी आपके अपने कर्णेंद्रिय पर है। आपके कानों पर आपका मन लगा हुआ है इस समय पूरी ताकत से, पूरी एकाग्रता से। जब मैं कहता हूँ यहाँ ध्यान से देखिए, बोर्ड पर देखिए, मैं कुछ लिखने वाला हूँ, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए सभी बोर्ड पर। अब आपका मन पता है कहाँ लगा हुआ है? आपकी चक्षु इंद्रिय पर, आंख पर। तब आपने ये देखा, आपकी आंख यहाँ रूप विषय पर, ये जो बोर्ड है ना आपकी फोन की जो स्क्रीन है, वो हो गई प्रमेय, वो हो गया रूप विषय, रूप।
आपकी चक्षु इंद्रिय उससे लगी और आपका मन बड़ी ताकत से, पूरी एकाग्रता से चक्षु इंद्रिय पर लगा हुआ है, कर्ण इंद्रिय पर लगा हुआ है, तब आपके मन को वो बोध हो पा रहा है। और मन को तो बोध होता है, सीधा सीधा आत्मा देख ही लेता है मन को। तो ये बात हम समझेंगे योग दर्शन पढ़ते समय, मन कैसे आत्मा को, क्षमा कीजिए, आत्मा कैसे मन को देख रहा होता है हमेशा। और अपने जीवन के व्यवहारों में हमें इस प्रत्यक्ष प्रमाण का बहुत प्रकार से अनुभव करना होता है। अगर हम इस प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुभव में नहीं लाएंगे, इस पर काम नहीं करेंगे, तो हमको उल्टी चीजों के बोध होते रहेंगे। किसी को कुछ मान लेंगे, किसी को कुछ मान लेंगे। रास्ते से जा रहे थे, एक दिन कब्रिस्तानों से निकले हुए, और कब्रिस्तानों के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि अगर यहाँ से निकलोगे तो यहाँ जिन्न रहता है, यहाँ पर छलावा रहता है। अब एक दिन जा रहे थे निकले हुए, उधर से कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा था रात में, सफेद चादर ओढ़े हुए, सफेद कपड़े पहने हुए। अब थोड़ी रात हो रही थी, अब ऐसे में ध्यान दिया नहीं, मन में वो बात बैठी हुई है। मन कहाँ रुका हुआ है? मन किसी पुरानी वृत्ति पे रुका हुआ है, चक्षु नाम की इंद्रिय पर नहीं है इस समय कि एक बार ध्यान से तो देख ले, या एक बार त्वचा नाम की इंद्रिय पर तो जाके लग जाए मन, किया टच करके तो देख लूं भूत ही है कि कुछ और है। ऐसे में व्यक्ति क्या जाके देखता है, टच करके देखता है? नहीं देखता, डरा हुआ है। मन कहाँ लगा हुआ है? पहले संस्कार बने हुए मन में, कोई पहली बातें घूम रही है कि छलावाई होगा, भूत ही होगा, जिन्न ही होगा। देखा और उसमें थोड़ा सा खांसा, इतने में खांसा और इसकी सिट्टी पिट्टी हुई, हवा साफ हो गई और वहां से भाग निकला। मिथ्या ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं। जाके एक बार देखता तो सही, टटोल के तो देखता, बात तो करता कि बहुत ही था कि कुछ और था। और ऐसे हम जीवन में कितनी ही चीजों के बारे में भ्रम पाले बैठे रहते हैं कि ना जी भूत ही था, भूत ही था जी, बिल्कुल। अरे तो आपको क्या पता भूत ही था? आप नहीं मानोगे, आप तो आर्य समाजी हो। मेरे पास हजारों कहानियां हैं ऐसी जो लोग प्रत्यक्ष कर ही नहीं पाते और उस बात को लेके झूठ 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 माने बैठे रहते हैं और उसको कहते हैं जी मैंने देखा था, भूत ही था। और जहां मैं 2-4 प्रश्न कर लूं तो वो सारा प्रत्यक्ष धरा का धरा रह जाता है। इसलिए हमको पहले प्रत्यक्ष ठीक से करना चाहिए। किस प्रोसेस से? इस वाली प्रोसेस से जो यहाँ ऋषि ने बता रखी है। जो व्यक्ति इस काम को करता है वो भ्रम से रहित रहता है, सीधी बात है। सत्य सत्य ही ज्ञान होता है उसको। और बसंत में एक बात, जब हम लोग पढ़ते हैं, ऑनलाइन मीडियम से पढ़ें, ऑफलाइन मीडियम से पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, स्वयं से पढ़ें, स्वाध्याय कर रहे हैं, हम खुद कमरे में बैठे हैं, इसलिए पूरा का पूरा ध्यान कहाँ लगाएं? चक्षु इंद्रिय पर लगाएं। चक्षु इंद्रिय कहाँ लगा हुआ होता है? सामने वाली पुस्तक पर, सामने फोन की स्क्रीन पर, या सामने चल रहे टीचर के व्याख्यान पर, सामने चल रहे गुरुओं के प्रवचन पर। अपने कर्ण इंद्रिय को लगाएं, पूरी ताकत लगाएं, मन को पूरा जोड़े वहां पर, तब जाके प्रत्यक्ष हो पाता है कि सामने वाला क्या पढ़ा रहा है। नहीं तो जो हमको शिकायत होती है जी पढ़ा तो बहुत, समझ में कुछ आया ही नहीं, 5 घंटे पढ़ाई की थी आज और आया नहीं कुछ समझ में, भूल गए थे। आज 10 घंटे पढ़ाई की, कल को भूल गए, कुछ याद ही नहीं रहा क्या क्या पढ़ा था कल पिछले दिन। इतने सारे वर्ड मीनिंग याद किए थे, इतने सारे शब्द याद किए थे, सूत्र याद किए थे, मंत्र याद किए थे, श्लोक याद किए थे, सबको भूल गए। क्यों भूल गए? मन वहां था ही नहीं आपका। इस प्रोसेस से, जो प्रोसेस यहाँ भी प्रेजेंट की गई थी। ठीक है जी, मेरी बात तो पूरी हो गई है फिलहाल, लेकिन बातें तो भी बहुत विस्तार से योग दर्शन में भी आगे आएंगी, तब इनको और विस्तार से देखेंगे। तो मेरी ओर से तो आज की चर्चा केवल यही रहती है। यदि आप में से किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कोई मेरी बात से किसी को कोई विरोध लगा हो, तो आप बिल्कुल दर्ज करा सकते हैं। जी बताइए। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते माता जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया, प्रभु की कृपा से। आप बताइए। जी ठीक है। कुछ कहना है आपको? अच्छा जी, श्रीमान जी आप बोलिए। रामपाल महोदय जी। आचार्य जी, हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है, श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टपरोली में जी। और उसके पास में वहाँ पर कब्रिस्तान थी जी। आर्य समाजी हमारे प्रिंसिपल थे श्री, अब तो स्वर्गीय हो गए, रणजीत सिंह खोकर। तो उन्होंने क्या किया जी, कब्रिस्तान बराबर में थे कुछ, वो उन्होंने फील्ड बनवाया
जी तो फील्ड बनवा के कब्रिस्तान में, वहाँ हिम्मत तो थी नहीं मुसलमानों की, कब्रिस्तान की जमीन में वहाँ फील्ड बनाना शुरू कर दिया। जी तो ऊंचा नीचा था जी, उसमें मिट्टी उठा रहे थे, विद्यार्थी लगे थे कुछ पर दूर, और बस वे कब्र हमें थी जी, उसमें हड्डी भी निकले थी, वो क्या था, थाल वाल से लगा हुए वो भी और लोग कहते सूर मर गया और वो बच्चे हंसे थे, उन्हें करे थे, और कहीं चीटी भी निकले थी। अब सब एक साथ कर दिया, कोई भूत हमें तो दिखाई दिया नहीं थी वहाँ। हाँ जी प्रत्यक्ष प्रमाण है जी। हाँ और अब अच्छे से वहाँ बच्चों का फील्ड बना हुआ है, दीवार बनी हुई है, और वो पर है, वो मुसलमानों का कब्रिस्तान की बहुत जगह थी, आती हमने घेर लिया, आते में मुसलमान कटे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये तो जी साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। जी जबकि एक का परीक्षण कराया हमारा भांजा, कुछ साइकोलॉजिकल हो गया था, तो उसमें एक फार्म भरवाते हैं ये साइकिट्रिक। पहले आपको कुछ दिखता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पीछे कोई चल रहा है, आपको कोई आवाज सुनाई देती है, तो ये मानसिक रोग है जी। हाँ जी वास्तव में बहुत कुछ होता ही नहीं ना। प्रेत तो कहते हैं मृतक जब शरीर में प्राण निकल जाते हैं, वो जो डेड बॉडी रहती है उसे प्रेत कहते हैं। और भूत तो वो है भूतकाल जो बीत गया, पर पता नहीं क्या कल्पना की थी इन मुसलमानों ने, कुछ हमारे पोंगे पंडितों ने, और बस कमाने खाने की अपनी विद्या गिरनी। तो इसके तो चक्कर में हमें किसी को आना ही नहीं चाहिए, मेरा सबसे यही निवेदन है। हाँ जी देखिए, विषय भूत नहीं है आज का, और मैं तो पहले भी कई बार कह चुका, यदि मैंने भूत की बात छेड़ दी ना तो कक्षा 4-5 घंटे की निकल जाएगी और ये भूत की कहानियां समाप्त नहीं होंगी। ये है मामला भूत को लेकर के। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप अपनी बात कोई रखना चाहते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो सकता है, तो आज जो हमने प्रमाण पर बात की, प्रत्यक्ष पर बात की, आप उस पर बात कर सकते हैं। क्षमा करना आचार्य, विषांतर हो गया। नहीं, आपने पहले सही रख दिया था। आपने एक बात बहुत बढ़िया की कि हमने देखा था, प्रत्यक्ष किया था कि भूत नहीं है, वो बात बहुत बढ़िया थी, वो ठीक थी। हाँ जी श्रीमान जी आप बोलिए। सत्य प्रकाश जी। गुरु जी मैं 2-3 दिन से क्लास लगा नहीं सका, मुझे एक शंका है, लक्षण और गुण में क्या अंतर होता है, ये समझा दीजिए। लक्षण और गुण एक ही तो बात है। बस धन्यवाद, बस धन्यवाद जी। सामने वाली वस्तु के जो जो लक्षण हैं, जो जो उसका स्वाभाविक गुण है, उसी से उसको जाना जाता है। वो दोनों एक ही बात है, स्वाभाविक गुण या लक्षण। ऋतु माता जी आप बोलिए। मोहित जी मैं ये कह रही थी, जब तक योग दर्शन पढ़ाना शुरू करोगे तब तक पुस्तक पहुंच नहीं जाएगी, कहीं से अवेलेबल करा सकते हो क्या? हाँ करा देंगे, आप पता भेज देना। मैं भेज दूंगी, एड्रेस भिजवा देना मेरे दफ्तर। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जितने भी लोग, अभी 30 लोग हैं कक्षा में, जिसको भी योग दर्शन चाहिए आप मुझे पता भेज दीजिएगा, भिजवा देंगे। और बाई चांस किसी को नहीं मिलती, कुछ असुविधा है, चिंता मत कीजिए, यहाँ स्क्रीन पर वो सब चीजें साझा होंगी जिससे आपको शायद पुस्तक की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। पर हाँ कई बार रिवीजन करना होता है, कई बार विषय को पीछे जाके देखना होता है, उन सब के लिए यदि ऑफलाइन पुस्तक हो हमारे पास, हार्ड कॉपी हो, तो सबसे बढ़िया है। वो पुस्तक तो होनी ही चाहिए। तो क्या जी घर रखी पुस्तक में तो कभी आप किसी को कोई चीज याद रहती है, आपके चैनल से यूट्यूब से निकाल के रिवीजन भी कर सकते हैं, या जैसे स्क्रीन पे पूरा पैरा दिखता नहीं कई बार राइटिंग में, हाँ जी उसमें सामने रख के भी पढ़ सकते हैं, ये फायदा तो होएगा ना। हाँ जी सही बात है बिल्कुल। वैसे तो मैं सारी बातें बताऊंगा, कुछ शर्तें रहेंगी आप सभी लोगों के साथ योग दर्शन पढ़ते समय। अगर आप उन शर्तों को लेके चलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि माननी बहुत आवश्यक है 100%, वो तो आपकी अपनी अनुकूलता भी रहेगी, आपकी स्वतंत्रता भी रहेगी, पर यदि आप उन शर्तों को मान के चलेंगे तो फिर योग दर्शन जिस रूप में मैं सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ उस रूप में पहुंच पाएगा। जैसे एक मैं बता देता हूँ अभी, वो है नोट्स बनाने को लेकर। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग नोट्स जरूर बनाएं योग दर्शन के, अपनी भाषा में, अपनी शैली से, अपने तरीके से। अगर बनाएंगे तो चीजें आपके हाथ से लिखी हुई लंबे समय तक याद रहेंगी। अगर केवल मेरी कही हुई बातों पर आप
रहेंगे कि हाँ जी सुन तो लिया, अब इसमें ऐसा क्या बचा, तो फिर वो बातें, सब बातें हमेशा रहती नहीं, क्योंकि कई बार मैं जब पूछता हूँ ना लौट करके कि अच्छा बताइए धर्म की परिभाषा बताइए, लक्षण किसे कहते हैं, प्रमेय किसे कहते हैं, अगर मैं 4-5 दिन बाद पूछने लगूँ ना तो शायद बता नहीं पाएंगे। इसलिए कहता हूँ कि नोट्स जरूर बनाना चाहिए। स्कूलों की यही तो परंपरा होती है, हमारे विद्यालयों की, पाठशालाओं की, गुरुकुलों की, तो ये बात हम यहाँ भी अप्लाई करके देखें। और भी कई सारी चीजें हैं, वो बात करते रहेंगे, परीक्षाएं भी होंगी, परीक्षा भी कराएंगे। हाँ, कट्टर हिंदू जी हैं जी आचार्य जी, मेरे पास उनका आसानंद गोविंदा राम की पुस्तक, वो जो पुस्तक विक्रेता है उनके यहाँ सत्यपति महाराज का लिखा हुआ है, वहीं से मैंने मंगवाया था। तो अभी मैं वो बुक निकाल लेता हूँ, बुक से मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ, अभी लिखवा रहा हूँ। मैं दिखा देता हूँ जी, ये वाली पुस्तक है, सभी लोग देख लेंगे एक बार। चलिए, हाँ चलिए देखिए, ये वाली पुस्तक है योग दर्शनम के नाम से। हाँ जी यही है। इसके नीचे लिखा हुआ वानप्रस्थ साधक आश्रम, आपको जहाँ से भी मिले ये ले लीजिएगा। वैसे तो बहुत सारी है, मेरे पास तो कई सारी हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, कोई भी आप बोले कि हमको वो सूत्र दिखाइए, आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं आराम से। ऊपर सब कुछ लिखा हुआ होता है, ये देख रहे हैं ना, सूत्र संख्या 1-29। 1 का मतलब होता है कि प्रथम पाद है, और 29 सूत्र संख्या है, और हर जगह पाद का नाम भी लिखा हुआ है। समाधि पाद चल रहा है, आगे चले साधन पाद आ गया यहाँ पे, और ये दूसरा पाद है साधन पाद, और उसका 24वां सूत्र है ये। मतलब बहुत प्यारी पुस्तक है, इसके छपाई, फॉन्ट सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये देख रहे हैं आप, ये मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, ये है सूत्र पतंजलि का, और ये नीचे जो लिखा हुआ है ये गहरे काले अक्षरों में ये महर्षि व्यास जी का भाष्य है, और ये नीचे तिरछे अक्षरों से जो लिखा हुआ है ये स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी की अपनी व्याख्या है। ये वाली तो बताऊंगा, ये सब मैं दिखाऊंगा आपको चित्र स्क्रीन पे लाके सारी चीजें। अब देखिए एक योग दर्शन और है, ये इसका पता लिखना चाहोगे दिल्ली से मिल जाएगी ये। हाँ जी हाँ जी। विजय कुमार गोविंदा राम आश्रम 4408 नई सड़क, और इनका फोन नंबर है जी। हाँ जी। और एक आर्य प्रकाशन अजमेरी गेट, उसका भी नंबर है। आर्य प्रतिनिधि सभा हनुमान रोड, उसका भी नंबर है। 3 जगह से यहाँ से मिल जाएगी दिल्ली से। ये सारा योग के बारे में होता है? क्या माता जी? ये सारा योग के बारे में या कुछ और चीज भी होती है इसके साथ? वो मैं बताऊंगा। अभी तो योग को लेके ना हमारे दिमाग में कुछ और डाला गया है कि योग का मतलब तो होता है आसन करना, व्यायाम करना, उछल कूद करना। योग कुछ और चीज है, वो आते आते 2-3 दिन में समझ में आ जाएगी बात। अब देखिए कि ये पुस्तक है, रुक जाइए। क्या माता जी? आपको समझ नहीं? अच्छा माता जी, अच्छा जी थोड़ा बड़ा स्क्रीन में दिखाइए तो। दूसरे हैं ये दूसरी किताब है आपके पास? हाँ जी माता जी, ये भी बढ़िया है, ऐसी नहीं है कि बुरी है, पर इसमें यदि हम कोई सूत्र खोजने जाएं तो बड़ी बाधा होती है सूत्र खोजने में, पर बहुत बढ़िया यदि शुरू से पढ़ें तो। जैसे ऊपर सूत्र संख्या कहीं नहीं मिलेगी, न पाद संख्या मिलेगी, पाद का नाम भी नहीं मिलेगा, तो बड़ा मुश्किल होता है इसमें कई बार खोजना। मतलब मेरे जैसे व्यक्ति को तो नहीं होता, मुझे तो पता है सारी चीजों का कहाँ है, और नए व्यक्ति को खोजने में बाधा होती है। इसलिए ये वाला जो है ना, ये वाला योग दर्शन स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी वाला, ये सबसे बढ़िया है। जी 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 धन्यवाद। हाँ, किसी को एड्रेस लिखना हो तो मैं बोल रहा हूँ नई सड़क का। रुकिए तो एड्रेस से मंगाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वेदविधि.com से मंगा ले, वो सबसे बढ़िया है। उनको बहुत बढ़िया है जी। ठीक है जी। मैं दिल्ली में तो उपलब्ध हो जाती है जी, बाहर की जो समस्या है। हाँ जी। हाँ, इसका मूल्य लगभग 320 रुपए है। पहले तो कुछ सस्ती थी, लेकिन अभी उस पर मूल्य बढ़ गए हैं। 320 है लगभग इसका। बाकी यदि कई सारे लोग मंगाएंगे तो मैं कम भी करवा दूंगा, मैं उनसे बात करके, क्योंकि
वो कर भी देते हैं कम। हाँ अमन जी, आप बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। आचार्य जी, वो दूसरा विषय है। कल मेरी माँ क्या ना, एक फ्रॉड, जैसे ये फ्रॉड जो करके ना ऑनलाइन जी कल एक ओटीपी भेज के मेरी माँ को ये सब फोन का ज्यादा जानकारी है नहीं, उनसे 14,000 रुपया अकाउंट से खाली करा दिया उनका। अच्छा जी। एक फ्रॉड वाला, जैसे ऑनलाइन सामान ऑर्डर कुछ की थी मेरी माँ किचन के लिए, हाँ जी। तो उनको कैसे जानकारी हो गया कि कुछ इधर सामान ऑर्डर हुआ है, तो वो उसी विषय को लिख के मतलब कि आप ओटीपी बताइए मैम, ऐसे करके बोला, तो मेरी माँ बता दी और हाँ जी। तुरंत अकाउंट से पैसा निकल गया, मैसेज आया 14,000 रुपए। जी तो वही बता रहा हूँ कि ऐसा भाई, और क्या। अच्छा हाँ ठीक है, आपने बताया, बहुत बढ़िया किया। तो हमारी कक्षा में जो लोग, जिनको ज्यादा तकनीकी चीजों की जानकारी नहीं होती, सावधान रहना चाहिए। ओटीपी तो कभी किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं ना जो बिल्कुल हमारा परिचित ना हो। परिचित को ही ये ओटीपी या कोई भी मैसेज आए तभी बताएं, जो बहुत विश्वास का व्यक्ति हो, नहीं तो कब अकाउंट खाली हो जाता है पता भी नहीं चलता, बहुत पछताना पड़ता है और बहुत समय। इसकी कंप्लेंट जरूर करिएगा। इसका साइबर सेल होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, यूपी में भी सब जगह। कंप्लेंट सेल है जी, इसका कंप्लेंट सेल, साइबर सेल है जिसका। इसकी कंप्लेंट जरूर कराइए। ऑनलाइन भी उपलब्ध है, वैसे फिजिकल भी। कुछ फायदा नहीं होता है कंप्लेन कराने का इसमें सर? अरे कराइए तो सही, नहीं परसों कीजिए। फायदा नहीं होता, ये लोग नहीं सुनते हैं। अरे खूब फायदा होता है जी। आपने कराई है? अरे हमारा तो काम ही, हम तो वकील है, हमारा तो काम ही यही है। ये सब परसों करना पड़ता है कि नहीं सुनते तो फिर उसकी कंप्लेंट डालिए कोर्ट में। थोड़ा प्रयास तो कीजिए। कोर्ट में तो तारीख पे तारीख मिलती है। ये तो प्रिजम्पशन गलत है जी। जैसे ऑनलाइन सामान माता जी, कोर्ट में कंप्लेन कर, आप कह रहे हैं कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट में तो खाली तारीख पे तारीख होती है। क्योंकि मेरे कजन भैया है ना, तो वो अभी कितने टाइम से चल रहा है केस, कम से कम 12 साल से 12 साल से कोर्ट में केस चल रहा है। और अभी भी जाते रहते हैं कोर्ट में, तारीख पे तारीख मिलती है और जाके आते भर के आते तारीख। कहाँ की कोर्ट है जी? अहमदाबाद। हाँ तो वहाँ होगा ऐसा, यहाँ दिल्ली में ऐसा नहीं। और पता है वो भी किस लिए? भ्राता जी ने किसी को मतलब पैसे दिए थे, जैसे ब्याज पे पैसे देते हैं ना, मतलब किसी को, वो भी ब्याज पे नहीं, मतलब किसी ने अपने रिलेशन में किसी ने उसको बहुत मांग की, तो भैया ना भाई चेक इशू किया था ना? हाँ चेक लिया था ना उससे? हाँ पक्का चेक दिया है। हाँ तो चेक का पेंडेंसी ज्यादा है चेक वाले से। तो चेक वाले से सामने वाला चेक दे नहीं रहा है। नहीं, चेक तो लगा दिया आपने कोर्ट में, उसमें तो सजा होगी या डबल पेमेंट तक होगा दोनों का। हाँ, उसका 12 साल हो गए उस चीज को, 12 साल से केस चल रहा है। हाँ तो बस वो तो अलग अलग कार्य प्रणाली होती है लोगों की। अच्छा, अभी भी केस लड़ते हुए रिटायर हो गए? लड़ते हैं अभी परसों मैंने समझा ना, कभी फ्राइडे को जाके आए कोर्ट, मुझे बताया फोन पे जी। अभी ये शुक्रवार को ही गए थे कोर्ट, और फिर मैंने पूछा क्या हुआ भैया, तो कह रहे थे कि तारीख मिली है फिर से। उसमें कई फैक्टर होते हैं, कुछ तो जज आलसी होते हैं, एक पार्टी उनमें से ढीले चाहते हैं, कुछ आपके वकील ढीले होंगे। और नहीं तो उसमें स्ट्रॉन्गली यदि अपोज करे तो उसमें तो कॉस्ट भी होती है, कॉस्ट डाल देते हैं 10-10, 20-20 हजार रुपए फटाक से तय होता है। जुर्माना, कॉस्ट का मतलब जुर्माना। हाँ, दूसरी पार्टी में वकील फीस भी खा रहा है, तो वो तो खाएगा ही। तो आपने अभी ऐसे कहा ना कि सुनाई होती है, इसीलिए मैंने बताया आपको कि कितना जल्दी फैसला नहीं होता है किसी चीज का। अरे परसों तो करो, स्टेट केस है क्या? वो स्टेट केस बनता है, पुलिस की तरफ से पुलिस केस बनेगा, जो उसकी कंप्लेंट होगी साइबर कैफे पे, पुलिस अपनी तरफ से कंप्लेंट करेगी, पुलिस को खटकाना पड़ेगा आपको, उसे बार बार खटकाओ,
नहीं जाओगे तो आपकी कौन सुनेगा बिना जाएंगे। आप अच्छा, आपको एक बार मेरा क्या हुआ था, मैं ड्राइविंग कर रही थी और ड्राइविंग करते हुए अचानक ही मेरे से फोन अर्जेंट फोन आया, पर वो भी मैंने गाड़ी चला के फोन नहीं उठाया, मतलब गाड़ी साइड में की, साइड में करके पर्स में से जैसे मोबाइल निकाला, पता नहीं कौन व्यक्ति वहां साइड से निकाला, ठक करके मोबाइल उड़ा के चला भी गया मेरा, लेके भाग गया। फिर इसके बाद मैंने भागदौड़ की, किसी से पूछा तो वो पता नहीं इंसान कैसे गायब हो गया। फिर इसके बाद में मैंने कंप्लेन गई पुलिस में करने, तो पुलिस में कहा कि यहाँ नहीं होगी मैडम, इस पुलिस चौकी में जाओ, इस पुलिस चौकी में जाओ। फिर इसके बाद के ये प्रूफ दो, मोबाइल का बिल। अरे मैं मेरे तो मोदी को फोन लगा देते, आप तो घर के आदमी है मोदी जी आपके। हाँ? मोदी जी को फोन लगाते, उनको हमारा काम करो। अच्छा ऐसे। हाँ। और फिर उनके वास्तव में जो ऐसा करते हैं ना, उनकी सारी डिटेल में कंप्लेंट लिखो, एक कॉपी चीफ जस्टिस को ऑफ इंडिया को लिखो, एक कॉपी लिखो आप प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, और एक चीफ मिनिस्टर को। सब जो है इकट्ठी होकर नीचे आएंगे, वे दौड़ जाएंगी, तो इनका भी इलाज होता है। हाँ, तो कंप्लेंट आपने बता रही, कैसे कंप्लेंट कह रहा ना माता जी, पता है क्या हुआ, पहले तो इस पुलिस चौकी में लागू नहीं पड़ता है, फिर बोला कि इस पुलिस चौकी में जाओ, फिर उस पुलिस चौकी में गए, फिर तीसरी पुलिस चौकी में गए, फिर उसके बाद हम बैठे, हमारे खाली मोबाइल मेरा खो गया करीबन शाम को 6 बजे और रात के बज गए मेरे 12, खाली कंप्लेंट करने में। हाँ, ये ऐसा ही करते हैं जी, अरेस्ट करते हैं। आप वही एक कंप्लेंट बनाते, ऐसे ऐसे मैं गई, ऐसे ऐसे गई, उसका डिटेल देते गृह मंत्री को। हाँ, तो डिटेल बनाई, फिर लिखवाया, फिर हमको कुछ चीजें मंगवाई प्रूफ, फिर हम प्रूफ चीजें फिर लेके गए, फिर वहाँ पे जेरोक्स कॉपियां बोले कि अभी जेरोक्स कॉपियां करा के आओ, फिर जेरोक्स कॉपियां दी, फिर इसके बाद लेटर लिखा, फिर लेटर लिख के सही भी करके दी, सब कुछ किया। फिर बोला कि अभी आप मैडम खो गया, आपने क्या लिखा था, खो गया, छीन लिया गया। हाँ ठीक है, तो रोबरी का बन गया केस। हाँ, छीन लिया गया, बिल्कुल बताया मैंने, छीन लिया गया, ये भी बताया कि कहाँ छीन लिया गया, एरिया बताओ। मैंने एरिया कंप्लेंट में लिखा होगा खो गया, नहीं छीन लिया गया बताया मैंने। बस ठीक है, रोबरी का केस बन गया। हाँ, तो अभी तक नहीं मिला। मिल तो जाता है, लेकिन ये प्रेशर नहीं करते। मिल गया, हम कितनी बार धक्के खा के, क्या हुआ साहब, बस के તમે 8 વાળી આપો, 5 દિવસ પછી આપો, 4 દિવસ પછી આપો, 10 દિવસ પછી આપो, वही कोर्ट में फिर बिठा के रखे कि अच्छा बैठो, अभी है ना, ये सब जुडिशरी पे गया। बहन जी हिंदी में बोलो, आप कोई दूसरी भाषा बोल गई। अरे सॉरी, हम गुजराती में, ओके, यहाँ गुजरात के है ना, हम तो गुजराती भाषा बोल गई है, सॉरी, क्षमा चाहती माता जी। एक्चुअली क्या ऐसे करके माता जी नहीं, मैं वकील हूँ जी, मैं जेंट्स हूँ माता जी, पिताजी हूँ मैं तो। ओह, तो वकील सर, आपको पता है क्या किया, पूरा 10 महीने हो गए मोबाइल, आज है ना कि ना 10 महीने क्या 5 साल हो गए, अभी तक मोबाइल नहीं मिला। तो उनकी कंप्लेंट करो, ये कुछ करते नहीं, एक बार और लेटर डाल दो, वहाँ गृह मंत्री को लिखो, ऐसा कुछ किया नहीं, ये FIR नंबर है, मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, बुलाते हैं, बैठाते हैं, उनकी बात लग जाएगी। फिर आप लिखना पढ़ना तो शुरू करो बहन जी। ठीक है। हाँ, लड्डू कहने से मुंह में लड्डू नहीं आता, लड्डू के लिए परिश्रम करना पड़ता है। आप वकील है, आपकी बात सच्ची है, आप वकील है, आपकी बात सच्ची है, परंतु टाइम बहुत वेस्ट जाता है हमारा। अरे टाइम तो वेस्ट जा ही रहा है, पर उनका तो जो वेस्ट कर रहे हैं उन्हें तो कुछ भुगतना पड़े, जुझारू तो बनना पड़ेगा अपने न्याय के लिए। फिर आर्य समाजी में उसमें अंतर ही क्या रहेगा। आर्य समाजी का तो मतलब ये है, एक बार और क्या सुलझे ही ना, पुलिस वालों की ऐसा धमका तो उनको तुम्हारी अभी बाट लगाऊंगी, वे तो तिरछे वो काम करेंगे। गई थी मैं, फिर मुझे लिखना जानती हो बहन जी, बार बार लिखो, और वे आपके दरवाजे पे आएंगे, वो कहेंगे बहन जी हमारा पीछा छोड़ो। इनकी तो बहुत कच्ची नौकरी होती है, जब तक ही शेर बने रहते हैं, कोई अड़ता नहीं है, नहीं तो
इनके चुटकी चुटकी में नौकरी जाती है। अच्छा खा खा के मोटे पेट किए हुए हैं। और आपकी तो घर की सरकार है, गृह मंत्रालय आपका, प्रधान मंत्रालय आपका, अब आजकल गुजरातियों की सरकार है। अच्छा हाँ, उसका लाभ उठाओ इन्हें। नरेंद्र मोदी की भतीजी आई थी यहाँ दिल्ली में, उसकी जेब काट ली गई। फिर तो जब उन्हें रिपोर्ट की तो पता लगा कि ये फला 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 सूत्रों, विश्वास सूत्रों से पता लगा इसकी भतीजी है। 2 घंटे बाद सारा सामान वहीं आ गया। अच्छा वो तो ठीक है चलो। और ये अभी दिल्ली की आप बात है। आप ऐसा कह रहे हैं ना, पिताजी के मेन चीज आप ये बता रहे हैं कि भैया ना वकील साहब कह ना कि भी ना ये फैसला आता है, तो अभी आप बता, अभी जो इतना बड़ा ड्रंग ना इतना बड़े वो डॉक्टर लेडी के साथ हुआ उसका क्या हुआ? लेडी का तो श्रीमान जी रुकिए, रामपाल जी, श्रीमान जी रुकिएगा थोड़ा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ जी जी ओम आ रही। चर्चा पर ध्यान दीजिए। जी क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? सिर्फ वो चीजें ठीक है, बातें अपनी है, मतलब कुछ का कुछ बातें चल रही है। नहीं, ये चोर लोग का बात करने लग गए। नहीं तो ये बातें सत्य है, लेकिन चर्चा क्या होना है, विषय क्या है? मतलब कुछ भी जो मन में है वो चल रहा है। माफ कीजिएगा, लेकिन इन सब बातों को थोड़ा ध्यान में रखा करिए, जो भी है। ठीक है। वैसे अमन जी आपको एक चीज बताएं, जिन चीजों को ये बातें चर्चाएं चल रही है ना, मैंने साइबर सेल में क्लेम करके मैंने पैसे वापस लिए, कोई 1-2 रुपए नहीं, 90,000 रुपए लिए। ठीक है गौरव जी, मैंने तो बस अपनी बात रखी, ये दोनों तो अपना पूरा कहानी स्टार्ट कर दी। बातें सत्य हैं, लेकिन जैसा लोग कहते हैं ना, चीजें नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं। मैंने साइबर सेल में क्लेम करके मैंने पैसे वापस लिए हैं। ठीक है, उसके लिए मेहनत लगता है, कुछ पैसे भी खर्च होते हैं। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, और विषय को ध्यान में रख के बातें कीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, कैसे होगा कौन तरीका साधन शाम को सौरभ भाई जी मैं शाम को आपको कॉल करूँ क्या? कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू, करता हूँ कॉल। करो जी आचार्य जी, शांति पाठ करो। आचार्य जी तो लेफ्ट कर गए जितने मेरे ख्याल से।